साइज रहती है, तो इसमें कितनी इनकम एमएसपी दिया हुआ है और कितनी क्वांटिटी होके कितनी से इनकम आएगी सॉरी उसको देखा जाता है। जैसे मान लो इसमें 2 लाख रुपए का बीमा कराया, ₹2 लाख। तो बीमा कंपनी इस अमाउंट का बीमा कर रही है कि इससे कम इनकम आपको आई तो बाकी जो है वो कंपनी खर्चा देगी। मतलब इस केस से उन्होंने ऐसा निकाला। और ये आपको लग रहा होगा कि इसको तय कैसे करते हैं, चाहे इतना राशि को ले सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है, एरिया वाइज होता है। एरिया को देखते हैं कि इस एरिया के हिसाब से कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, पीछे का डेटा लेकर, और कोई फसल की एमएसपी कितनी और कितना प्रोडक्शन होना चाहिए उसे गुणा करके वो आइडिया लगाते हैं कि ये खेत में 2 लाख रुपए तक का फसल हो सकता है। तो ये जो अमाउंट होती है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मतलब सम इंश्योर्ड। पहले हिंदी लिख लेता हूँ, बीमित राशि, और अंग्रेजी में कहेंगे इसको SI, सम इंश्योर्ड। सम का मतलब राशि होता है, इंश्योर, सम इंश्योर्ड, कितनी की राशि का बीमा करा रहेगा। ये सब पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आपको, बार बार मैं यही आपको कहता हूँ कि पढ़ना पड़ेगा। SI कितने की SI है? 2 लाख रुपए की। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब बीमा कंपनी रिस्क उठा रही है, अब किसान की रिस्क ट्रांसफर हो गई बीमा कंपनी के ऊपर। तो बीमा कंपनी ये काम क्यों कर रही है, उसको क्या फायदा है इसमें? तो बेसिकली वो क्या करती है, प्रीमियम लेती है। एक शुल्क, जैसे आप दृष्टि में एडमिशन लेते हो तो उसको फीस बोलते हो, ऐसे ये सर्विस के लिए प्रीमियम बोला जाता है। जैसे प्रीमियम हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं इसको, प्रीमियम। ये प्रीमियम लेगी, वो प्रीमियम इसका एक अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए वो कह रही है 10% प्रीमियम, तो 2 लाख का 10% लेगी वो, यानी कि 20,000 रुपये। 20,000 आप कंपनी को दोगे। अब कंपनी देखेगी अगर 2 लाख रुपए का उत्पादन आपके यहाँ हो गया अपने आप ही, तो आपके 20,000 कंपनी की को प्रॉफिट हो गया एक तरह से। और अगर लॉस हो गया तो कंपनी देगी आपको। तो दोनों लड्डू तो अपने हाथ में नहीं रख सकते आप, क्यों 20,000 रुपये मुझे वापस मिल जाए, ऐसा तो होगा नहीं। ये सिस्टम है इसमें। अब आप देख लो कि किसान को देखना है कि 20,000 रुपये देकर 2 लाख की इनकम को सुरक्षित करना चाहता है या ऐसे ही चलना चाहता है, ये उस पर डिपेंड करता है। राइट, ये सिस्टम है इसमें। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर, लिखेंगे इसको। आपको कोई कठिनाई हो तो आप पूछ लेना व्हाट्सएप पे सवाल भेज के। अब आप अगला हेडिंग लगाओगे, भारत में फसल बीमा। यह हेडिंग है, तो इसमें इस हेडिंग को हम टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर होगा आवश्यकता। आवश्यकता क्यों, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो ऐसे लंबी लाइनें लिखाने के बजाय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पॉइंट्स डाल दूं ऐसे। तो आप पहला ए बनाकर ऐसे लिख सकते हो, एमएसपी केवल कीमत को सुरक्षित करती है। कोमा लगा लिखिए, आय को नहीं। एमएसपी केवल कीमत को सुरक्षित करती है, आय को नहीं। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों, कीटाणुओं, स्थानीय आपदाओं आदि के कारण फसलें बर्बाद हो सकती है। और भारत में ये संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, मतलब सॉरी पैराग्राफ चेंज करके, भारत में ये संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। सी लिखिए, भारतीय कृषि का एक बड़ा भाग, लगभग 60%, वर्षा पर निर्भर है। बारिश पर निर्भर है, सिंचाई के प्रॉपर साधन नहीं है। ऐसे पॉइंट्स चल रहे हैं इसमें। आवश्यकता क्यों, डी लिखिए, भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाला एक बड़ा राष्ट्र है। क्लाइमेटिक चेंजेस भी हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ेंगे। और ये लिखिए, सहन करने की क्षमता नहीं रखते हैं। हम नहीं लिख रहे। अच्छा लेखन वही होता है क्लास का कि टॉपिक चल रहा है, राइट, और उसी में सवाल भी सोल्व हो रहा है, राइट। वो आपकी लेखन कला पर निर्भर करता है। अभी आप बच्चे हो, काफी छोटे छोटे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे उनको आएगी बात समझ में कि क्या चल रहा है। आप बस भरोसा रखो,
भरोसा रखो और प्रण रखो कि मेरे को ये करना है, सर की क्लास को समझना है, चाहे जो हो जाए। अगर मैं इस क्लास को पार कर गया तो उस पार तो फिर मेरे को सफलता मिलनी लगभग तय है, लेकिन उससे पहले तो इसे गुजरना पड़ेगा आपको। और फिर इधर इकोनॉमिक्स समझ नहीं आया मेरे से, तो फिर समझ नहीं आएगा कुछ भी करके, फिर वो समझ जाओगे जो चीज़ आपके काम की नहीं होगी, इतना मान के चलो। समझना वो है जो आपके काम का, वो यहाँ समझ नहीं आया तो फिर आप बहुत मुश्किल है। तो आवश्यकता क्यों, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बहुत पॉइंटेड वे में हम लोग चल रहे हैं। अब इसके बाद में मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसको लाऊंगा। तो सेकंड हेडिंग आप लगाओगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यहां से लिखेंगे खरीद 2016 में शुरू की गई। अब कहाँ हमें फुर्सत होती है दूसरी बात करने की, टॉपिक से ही विराम नहीं मिल रहा, चीजें इतनी पढ़ानी रहती है। इसी में WTO का डिस्प्यूट भी पढ़ाना है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीमें बतानी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीद 2016 में शुरू की गई, इसलिए कोर्स नहीं होता है, बीच में दूसरी क्लास लग जाती है। एक सब्जेक्ट चल रहा है, उसका कोर्स खत्म ही नहीं हुआ, दूसरी क्लास लग गई। तो पहले वाले टीचर को या किसी को भी पर्याप्त समय दिया जाता है, लेकिन वो पर्याप्त समय में उसको पूरा नहीं कर पाते। पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो टॉपिक से डिवेट करते हैं, खुद ही प्रोग्राम बताते हैं और खुद ही उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। वजह क्या कि आपको हर डे टू डे, आपको ब्रेक से पहले कहाँ तक जाना है, ब्रेक के बाद कहाँ तक जाना है, इतना भी आपको आइडिया होना चाहिए, तब जाके आपका कोर्स कंप्लीट होता है। खरीद 2016 में शुरू की गई इस योजना की एक तो, और फिर गैर ऋणी किसान जिन्होंने मतलब ऋण नहीं ले रखा है, और बटाईदार शेयर क्रॉपर्स को भी इसमें लाया गया। बटाईदार, 3 तरह के किसान, ऋणी, गैर ऋणी और बटाईदार। लेकिन इसके नीचे लगाना पड़ेगा आपको एक नोट लगाकर लिखिए। देखिए अब यह योजना कुछ चेंज हुआ है इसमें। अब यह योजना सभी किसानों के लिए ऐच्छिक कर दी गई है, ऑप्शनल कर दी गई है, ऐच्छिक कर दी गई है। पूर्ण विराम लगा दे, मुद्दा मैं समझा देता हूं। पहले क्या था, इसकी माहिती जब ये था कि ऋणी किसान जो होंगे इनको ये बीमा लेना ही पड़ेगा, जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है या सहकारी समिति से लोन ले रखा है। ऐसा क्यों था? क्योंकि बैंक का लोन कैसे चुकेगा? अगर आपकी फसल बर्बाद हुई, आपने बीमा नहीं कराया, तो आपको कोई इनकम आएगी नहीं, बैंक भी दिवालिया हो जाएगा आपके चक्कर में। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, जिसने लोन ले रखा है वो बीमा कराएगा, और अगर फसल बर्बाद होगी तो बीमा कंपनी पैसा देगी, तो बैंक का लोन भी चुकता होगा। और फिलॉसफी इसकी ये थी। बाकी भारत में तो आपको पता है कि लोकप्रिय नीतियों का एक दौर है इंडिया में कि सरकार आखिर नतमस्तक हो ही जाती है। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपकी इच्छा है, अगर आपने ऋण ले रखा है तो भी आपकी इच्छा है, ये स्कीम ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। बाकी के लिए तो अपनी मनमर्जी थी, लेकिन ऋण के लिए, जिसने ऋण ले रखा है उसके लिए कंपलसरी था। अब गवर्नमेंट ने इनको भी आजाद कर दिया कि आपकी इच्छा हो तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए मैंने लिखा है। ये तो फार्मर्स का कवरेज है। तब फसलें कौन कौन सी आ रही है इसके दायरे में, बी लिखिए आप, ए के बाद में बी, कवरेज ऑफ क्रॉप्स। कौन कौन सी फसलें कवर हो रही है? तो जो भी फसलें हैं सब कवर हो रही है इसमें, खरीफ, रबी, होर्टिक मतलब बागानी। तो इसमें आप लिख सकते हो खरीफ, रबी और बागवानी, तीनों प्रकार की फसलें इसमें है, कवर्ड है। तो ए बी हो गया, सी लिखेंगे। अगले पेज पे जाऊंगा मैं। सी है किसानों द्वारा प्रीमियम। किसान कितना प्रीमियम देंगे? तो खरीफ के केस में 2% देंगे, रबी के केस में 1.5% देंगे, और बागवानी के केस में, देखो आप समझना चाहोगे तो बहुत कुछ समझ जाओ, बागवानी के लिए 5% देंगे। देखो प्रीमियम किसानों का चेंज हो रहा है। बागवानी में ज़्यादा क्यों प्रीमियम है? क्योंकि बागवानी में ये फसलें खराब होने का डर ज़्यादा रहता है, सब्जी वगैरह, ये इनका प्रोडक्शन गिरने में देर नहीं लगती। तो बीमा कंपनी इसमें 5% का बना रखा है। अगर वृद्ध व्यक्ति अपना बीमा कराता है तो प्रीमियम ज़्यादा लेगी कंपनी। मेरे जैसे लोग अगर वो कराते हैं बीमा तो ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की एज ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से बीमार होने के या फिर परलोक सिधारने के क्या कहते हैं चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो फिर इतना रिस्क क्यों उठाएंगे? तो खरीफ, रबी, बागवानी, किसानों द्वारा प्रीमियम। लेकिन दोस्तों किसान ये देंगे, प्रीमियम ज़्यादा हो सकता है लेकिन किसान इतना ही देंगे। तो हम लिख लेते हैं बाकी प्रीमियम कौन देगा? तो केंद्र और राज्य सरकारें शेष बचा प्रीमियम बराबर बराबर विभाजित कर लेती है, यानी सब्सिडी के रूप में बाकी दे देती है। तो आप चाहें तो इसके नीचे नोट लगाकर लिखिए, शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारें बराबर विभाजित कर लेती हैं। अब इसको कैसे समझें? जैसे मान लो प्रीमियम 10% मांगा बीमा कंपनी ने, 10%, और ये मामला क्या है, रबी खरीफ की फसल का है, तो किसान तो 2% ही देगा।
मान लो 1 लाख रुपए का बीमा कराते हैं तो किसान 2,000 रुपये देगा और बीमा कंपनी को चाहिए 10,000, क्योंकि 10% है। और मैंने आपको बोला कि जो बीमित राशि होती है उसका होता है ये परसेंट। बीमित राशि 1 लाख रुपए की मान रहे हैं तो 10% का, तो 10,000 रुपये देने, किसान देगा 2,000 रुपये, बच गए 8,000, आधा आधा केंद्र और राज्य सरकारें बांट लेगी। ये सिस्टम है इसमें। तो किसानों के लिए प्रीमियम का भार कम हो गया है इसमें, इसलिए मतलब किसानों को इसे लागू मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक धरातल पे कुछ समस्याएं आ रही है, वो समस्याएं भी मैं आपको लिखाऊंगा थोड़ी बहुत। तो कुछ किसान इससे दूर भी हट रहे हैं, कुछ राज्य सरकारें भी दूर हट रही है। तो शेष प्रीमियम केंद्र राज्य सरकारें बराबर विभाजित कर लेती है। और इसमें एक केंद्र ने नियम चेंज किया कि अगर बहुत ज़्यादा प्रीमियम हुआ तो मैं फिर अपना हिस्सा नहीं दूंगी। केंद्र ने इसमें नियम लगाया कि 30% असिंचित भूमि में और 25% सिंचित भूमि में, यहाँ तक प्रीमियम है अगर तो किसान का जो बन रहा हो तो किसान देगा, बाकी बचा हुआ आधा मैं दूंगा और आधा राज्य सरकार दे देगी, उसको देना होगा तो। और इससे ज़्यादा अगर प्रीमियम है तो मैं नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि स्कीम आई थी जब केंद्र बोला था कि 90% भी प्रीमियम हुआ। सोचो आप जरा कि 1 लाख रुपए की फसल का प्रीमियम 90% का मतलब 90,000 प्रीमियम। 1 लाख की इनकम के लिए 90,000 रुपये दे रहे हो आप। इसका तो कोई भी आदमी मूर्खता कहेगा कि फिर तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे छोड़ दो फसल को। क्या हो जाएगा? यही तो होगा, 1 लाख की बर्बाद हो जाएगी तो 10,000 ही जाएगा ना आपकी जेब से। 90,000 रुपये देख के 10,000 रुपये कमाना तो सही नहीं है। लेकिन केंद्र बोला कि 90% प्रीमियम होगा तो भी बीमा कराया जा सकता है, किसान तो बस इतना ही देगा। बाद में केंद्र को बात समझ में आई कि कुछ बीमा कंपनियां जानबूझ के ज्यादा प्रीमियम लगा दिया, क्योंकि उनको पता है कि किसान का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, किसान कुछ कहना नहीं है, क्योंकि उसको तो उतना ही देना है, बाकी ये सरकार ही देगी। मिसयूज एक तरह से कह सकते हो आप। तो फिर केंद्र ने ये बात बोला कि 30% हद से हद वहां तक प्रीमियम है तो हम करेंगे आधा, उससे ज्यादा है तो वहां तक हम दे देंगे, उससे ज्यादा अपनी जेब से दो। ये चीज है। तो किसानों द्वारा प्रीमियम इस तरह से दिया जाएगा। अब डी लिखिए, कवरेज ऑफ कौन कौन कवरेज ऑफ रिस्क, कौन कौन सी जोखिमें कवर हो रही है इसमें। तो मैं लिखता हूं इसको, फर्स्ट आप लिख सकते हैं या फर्स्ट सेकंड छोड़ते हैं, हम वो तरीका नहीं अपना रहे। एक बार देख लेते हैं कि कैसे चल रहे हैं ना हम लोग। तो फर्स्ट सेकंड में नहीं लिख रहा हूं और लाल शाही में लिख रहा हूं। बुआई नहीं होने के कारण नुकसान, थोड़ा बहुत खेत में पैसा लगा देते हैं लेकिन किसी कारण से बुआई नहीं हो पाती तो वो भी कवर है इसमें। दूसरा, खड़ी फसल को नुकसान, खड़ी फसल को हानि। तीसरा, फसल कटाई के बाद 14 दिन के समय में हानि। प्राकृतिक और स्थानीय आपदाओं, जो क्लास में 2 क्लास में एमएसपी करवाता था, आपकी क्लास में 3 हो, तीसरा चल रहा है। टॉपिक्स बढ़ते रहते हैं तो कैसे इसको करें? टॉपिक से हिले नहीं और आपका टाइम मतलब चला गया ऐसे ही, इसलिए बड़ा फिर के टॉपिक छोड़ने पड़ जाएंगे। बुआई नहीं होने के कारण हानि, खड़ी फसल को हानि, फसल कटाई के बाद 14 दिन के समय में हानि। कई बार फसल काट के खलिहान पर पड़ी हुई है, उसमें पड़ोसी जलन के मारे उसमें आग लगा दिया, या अचानक बारिश गिर गया, कुछ खराबी हो गई, तो 14 दिन तक के पीरियड में जो भी लॉस है वो कवर होगा। खड़ी फसल भी बर्बाद हो जाती है कई बार और इनके कारण भी हो जाती है। तो ये जोखिमें कवर होती है इसके अंदर। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हमने पढ़ी। और इसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर एक रिसर्च हुआ, सेंटर फॉर साइंस और एनवायरनमेंट ने इस पर रिसर्च किया, तो वो हम पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग आप लगा सकते हो, जैसे कि हम नियोजन देख लेते हैं नोट्स का। पहला, आवश्यकता क्यों ये चल रहा था, और दूसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषताएं, और उसके बाद तीसरा लिखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लंबा नहीं लिखना चाह रहा हूं, PMFBY के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याएं। कोष्टक में लिखिए CSE, फुल फॉर्म बता दूंगा, CSE के रिसर्च पर आधारित। काम नहीं करेंगे तो होगा क्या, ये तो पर आधारित, रिसर्च पर आधारित। पुराने जमाने में जंगल में लोग पढ़ने जाते थे, राजा महाराजा के बच्चे भी लकड़ी लेके आ रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, एकदम समर्पित होकर गुरु के सानिध्य में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं। 3:30 बजे सुबह उठना है तो 3:30 बजे उठना है, मेहनत करनी है, तब जाके ज्ञान प्राप्त होता है। वहां हंसी मजाक होती थी गुरुकुल के अंदर कि गुरुजी हंस रहे हैं और शिष्य भी हंस रहे हैं, आंख से आंख नहीं मिला पाते थे आपस में। CSE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। बिना डर के ज्ञान कैसे होगा, डर होना जरूरी। जुड़ी समस्याएं, तो क्या क्या समस्याएं आई वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ए नाम से लिख लीजिए, लिखिए कई राज्य सरकारों द्वारा इस योजना को समय पर नोटिफाई, ऐसे लिख दो आप, नोटिफाई नहीं किया गया। आप लिख लो फिर मैं समझाता हूं। नोटिफाई राज्य करेगा तभी लागू होगी, मतलब केंद्र से स्पॉन्सर्ड योजना है। अब स्टेट नोटिफाई नहीं कर रहा तो मत करो,
लेट कर रहे हो तो लेट लागू होगा, मतलब इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट को करना है। तो ये देखा गया रिसर्च में कि राज्य सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया, लेट से लागू किया, मतलब नोटिफाई किया। दूसरा लिखिए, कुछ राज्य सरकारों द्वारा मुख्य फसलों को, कुछ राज्य सरकारों द्वारा कुछ मुख्य फसलों को, ऐसे लिखें, कुछ मुख्य फसलों को नोटिफिकेशन से, जैसे नोटिफाई लिखा इसे नोटिफिकेशन लिख देना, नोटिफिकेशन से बाहर छोड़ दिया गया। अब फसलों को भी नाम बोलना पड़ता है कि ये फसलें इसमें आ रही है। केंद्र ने कहा कि भाई तुम्हारे लोकल नीड के हिसाब से देख लो कौन सी फसल होनी चाहिए, तो आपको तय करना है, जिसको करना है उसको नोटिफिकेशन में डालिए। तो कुछ राज्य सरकार ने सोचा है तो बहुत सारी एरिया में हो रही है हमारे यहाँ, कितना हम लोग, क्योंकि राज्य सरकार को भी आधा प्रीमियम देना है, किसानों के बाद जो बचा हुआ प्रीमियम है उसका आधा हिस्सा देना है। वो सोचे कि बर्डन बढ़ जाएगा हमारा, उन्होंने फसलों को नोटिफाई नहीं किया जो इंपॉर्टेंट फसलें होती है। अगला तीसरा लिखिए, बटाईदारों को इस योजना से बाहर छोड़ दिया गया, मतलब उनको फायदा नहीं मिला, स्कीम में तो है लेकिन कवर नहीं किया उनको। राइट, ऐसे ही लिखिए, कई राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी का, जो राज्य का हिस्सा जाना था, मतलब उसको सब्सिडी बोल रहे हैं हम, सब्सिडी का समय पर भुगतान नहीं किया गया। अब बीमा कंपनी को क्या लेना देना, उसको तो पूरा प्रीमियम आना चाहिए, किसान का आ गया, केंद्र का आ गया, बाकी बचा रह गया तो नहीं उसको एक्सिक्यूट करेंगे, तो ये भी हुआ। आगे लिखिए, कई किसानों को बीमा पॉलिसी नहीं दी गई, बीमा तो कर लिया, पॉलिसी नहीं दी, उनको रसीद पकड़ा दी। रसीद से थोड़ी काम चलता है, अगर कल को कोई केस हो जाए तो रसीद लेके थोड़ी घूम गया। जो बीमा कंपनी का बॉन्ड होता है, पॉलिसी होती है जिसमें सब शर्तें लिखी रहती है, जज कहेगा कि वो डॉक्यूमेंट लाओ आप कि मैं कैसे फैसला दूं इसमें, रसीद पे थोड़ी टर्म और कंडीशन लिखा हुआ। तो ये एक इश्यू था। अगला लिखिए, बीमा कंपनी द्वारा किसानों के दावों का जो क्लेम किया, उन्होंने किसानों के दावों का सही समय पर निपटान नहीं किया, सेटलमेंट नहीं किया। जिन जिनकी फसलें बर्बाद हुई, जिन्होंने दावा किया, उनको कंपनी लटकाती रही, मतलब टाइम पर नहीं पे किया। और लास्ट लिखिए, कई किसानों में इस योजना के बारे में जानकारी की कमी देखने को मिली, किसानों से पूछा गया कि ऐसे बीमा वाली स्कीम आप जानते हो इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते हैं, मतलब अवेयरनेस नहीं थी। तो इस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हमने किससे जोड़ा इसको, एमएसपी से जोड़ा, एमएसपी से जोड़ के फिर हम पढ़े थे। तो ये समाप्त हो जाता है। अब आजकल हमारी सरकार एक और काम कर रही है कि हम किसानों के खाते में पैसा भेज दें, और जब बुआई वगैरह होती है तो उस टाइम पर अगर पैसा चला जाए तो उनको साहूकारों से उधार नहीं लेना पड़ेगा, बैंकों से उधार नहीं लेना पड़ेगा, और किसान ऋणों के जाल में नहीं फंसेंगे, बैंकों के एनपीए नहीं बढ़ेंगे, और हमें ऋण माफी की योजनाएं लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो वाला टॉपिक भी इससे कनेक्ट होगा। तो आप अगला हेडिंग लगा दें, किसानों को टू फार्मर्स। प्रस्तावना लिखिए, छोटा सा प्रस्तावना भी बनाते हैं, या हम एक काम करते हैं, जिस तरह से यूपीएससी पूछता है वैसा हेडिंग लगाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष आय समर्थन उपलब्ध करवा रही है। इसकी आवश्यकता को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। डेश लगाइए, फर्स्ट लिखिए, ऋण माफी की योजनाओं की तुलना में इसे अधिक अच्छा माना गया है। पैराग्राफ चेंज करिए, ऋण माफी की योजनाएं, ऐसे लिखो अंग्रेजी में एक शब्द, क्रेडिट कल्चर, साख संस्कृति को खराब कर देती है, जिसके कारण किसानों की ऋणों की समस्या हमेशा बनी रहती है। लगाइए पूर्ण विराम, मतलब किसान को ये पता लग जाए कि ऋण माफ हो रहे हैं, तो एक बार तो बैंकों का हिसाब क्लियर हो गया, सरकार ने बोला जी हम आपको दे देंगे, इनके ऋण हम दे रहे हैं आपको, आप इनका अकाउंट बंद करो और इनसे मांगने नहीं जाओगे, तो किसान खुश। लेकिन एक बात सोचो कि जिस किसान ने ऋण वापस कर दिया, वो जब अखबार में इसको पढ़ेगा तो उसको कैसा लगेगा? उसको ऐसा लगेगा कि अगर मैं इस ऋण को नहीं दिया होता तो आज मुझे भी फायदा होता। वो अफसोस करेगा इस बात का। अली मियां जो मेरी गाड़ी चलाते हैं, एक बार बोले भैया मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए और जल्दी में चाहिए, और मेरे खेती की जमीन जो नीलाम कर रहा है बैंक, पिताजी है नहीं और बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो तुम, मतलब मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, इतना ही समय लगेगा, तुम 1 लाख रुपये ले लो और गाँव चले जाओ। मैंने उसे 1 लाख रुपये दे दिए, वो गाँव चला गया, बैंक वालों का हिसाब क्लियर कर दिया, बात आई गई होगी। उसके 10-15 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऋण माफ कर दिया, तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी झटका लगा। मैंने कहा तो गलती हो गई, हमें देना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद मेरे को एहसास हुआ कि वो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं अनैतिक सोच रहा हूँ कि हमें तो पैसा देना ही था, उनके ऋण माफ करने से क्या फर्क पड़ता है। मैंने अपने आप को संभाल लिया। उसके बाद अली का फोन आया कि भैया बहुत गजब हो गया, पैसा तो हमने दे दिया, ऋण सारे माफ हो गए, अगर हम रुक जाते तो बढ़िया रहता। तो भैया एक काम करूँ क्या? मैंने कहा क्या, कि एक और बड़ा ऋण ले लूँ क्या मैं, इसके बाद और बैंक से बड़ा ऋण ले लूँ, फिर उसको नहीं दूंगा।
मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करना, हमें मतलब ऋण तो चुकाने होते हैं हमेशा ही, या नहीं तो ऊपर जाके चुकाने पड़ जाएंगे और तो ये काम मत कर। लेकिन उसकी इस बात से क्या पता लगता है कि हमसे गलती हो गई, सही करते हुए भी गलती हो गई। तो लोग फिर बैंकों से ऋण लेते रहेंगे, वो कभी भी मुक्त नहीं होगा, स्कीमें आती रहेगी, सरकार पर भार पड़ता रहेगा, क्रेडिट कल्चर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। जैसे आजकल हमारे बच्चों की पढ़ने की कल्चर खराब हो गई है, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं होता है, वो कल्चर ही खराब कर दिए। तो ऋण माफी की योजनाएं खराब है, अच्छी नहीं मानी जाती। तो एक कारण तो यह है कि मतलब हमें ये नहीं चाहिए हम उनके खातों में पैसा भेज दें, ऋण लेना ही नहीं पड़ेगा। ये बात समझ आ रही होगी आपको। तो एक आधार क्या बना कि प्रत्यक्ष आय समर्थन का आधार ये बना कि ऋण माफी की योजनाओं की तुलना में ये ज्यादा अच्छा होता है कि हम उनके खातों के अंदर पैसा भेज दें, राइट। दूसरा इसका आधार क्या हो सकता है कि किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है, किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है। आगे लिखिए, इसे सामाजिक न्याय के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा लिखिए, ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स प्रकृति का होने के कारण WTO में विवादास्पद नहीं होता है। और आगे लगा दीजिए, क्योंकि आप किसानों के खातों में पैसा भेज रहे हो, इससे उर्वरक पे ऊंची MSP ये सब काम नहीं कर रहे हो, तो ग्रीन बॉक्स कैरेक्टर का हो गया। तो WTO में डिस्प्यूट नहीं होगा, आपको जितना भेजना भेजो आप। तो ये पॉइंट्स हम बता सकते हैं कि आवश्यकता क्यों है इस तरह की इनकम ट्रांसफर की। इसके बाद दूसरा हेडिंग आप लगाओगे इसी के अंदर, या आवश्यकता क्यों इस तरह का था। अब कुछ मुख्य पीएम किसान। फिर दूसरा है रायदू बंधु। रायदू बंधु लिस्ट खत्म नहीं हुई है, और मेरे को इसे PPT इस्तेमाल करने में अच्छा नहीं लगता है। ये ऐसे आपके PPT लगाते फिर खड़े होकर उनको, हम क्या करेंगे फिर, PPT कर लेगी सब, हम लोग क्या करेंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है। इसके बाद 7वां लिखिए, किसान आशीर्वाद योजना। प्रॉब्लम होता है, तो एक तरीका ये भी है कि उनके खातों में आप इस तरह से पैसा भेज दो, फिर क्या बोलेगा वो हमसे, राइट। तो ये ऐसे टॉपिक जुड़ते जाते हैं। 2-3 साल पहले के मेरे नोट्स देखोगे तो उसमें ये पार्ट नहीं है, ऐसे एड ऑन करना पड़ता है, राइट। तो ये बात है। अब मैं जाऊंगा लास्ट पड़ाव पर, WTO का विवाद लूंगा, और मुझे इंतजार था MSP को करवाने का। MSP और इसे पढ़ने के बाद हम WTO में कृषि सब्सिडियों के विवाद को पढ़ सकते हैं, जो छोटा सा एक मैटर है। तो आप अगला हेडिंग लगाएंगे, WTO, भारत और कृषि सब्सिडियां। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने वाली, कौन से उत्पादन को, घरेलू उत्पादन को, सब पढ़ा रखा। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने वाली सब्सिडियों की उच्चतम सीमा निर्धारित करता है। सीमा है ये बात, निर्धारित करता है। बाकी मैं बोल रहा हूं, शुरुआत कर दी। उच्चतम सीमा निर्धारित करता है जो भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए, भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए कृषिगत GDP का, खेती में जो उत्पादन होता है कृषिगत GDP का 10% है, 10%। यानी इंडिया जैसे कंट्री मान लो 100 रुपए का खेती में उत्पादन होता है, तो 10 रुपए से ज्यादा वो सब्सिडियां नहीं दे सकता, जिससे उत्पादन बढ़ता है। और मैंने आपको समझाया था कि उत्पादन बढ़ने वाली सब्सिडियों को WTO कंट्रोल करता है, क्योंकि उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे असर पड़ता है। ये बात हमारी हो चुकी है जब मैंने सब्सिडियों का चैप्टर आपको पढ़ाया था। पैराग्राफ चेंज करिए। भारत के द्वारा वर्ष 2013 में, भारत के द्वारा वर्ष 2013 में NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, लागू किया गया था। आगे लिखें, NFSA लागू किया गया था, जिसमें जनसंख्या के 67% भाग को, 67% भाग को खाद्य सुरक्षा एक कानूनी अधिकार के रूप में उपलब्ध करवाई गई। आप कहते हो ना हक से मांगो, जैसे कई बार कहते हैं हक से मांगो, ये हक से मांगो गवर्नमेंट अगर बोलती है तो सरकार के ऊपर देयता पैदा हो जाती है कि अधिकार दे दिया उन्होंने, एक स्कीम चलाते हुए एक अधिकार देते हैं, लीगल राइट दिया गवर्नमेंट ने। तो 67% पॉपुलेशन को कहा कि खाद्य सुरक्षा आपका एक कानूनी अधिकार है। आगे लिखिए, इस अधिकार को वास्तविक रूप देने के लिए खाद्यान्नों के पर्याप्त उत्पादन और भंडारण की आवश्यकता है।
पैराग्राफ चेंज करिए। भारत के द्वारा WTO की 10% की सीमा को एक बाधा के रूप में देखा गया। 10% की सीमा को एक बाधा के रूप में देखा गया। भारत को लगा कि ये प्रॉब्लम है, मेरे को ज्यादा सब्सिडी देना पड़ेगा। आगे लिखो आप। भारत के द्वारा वर्ष 2013 के बाली मंत्रिस्तरीय ड्यू रेस्ट्रेंट की व्यवस्था के अंतर्गत भारत को अस्थायी रूप से 10% की सीमा को लांघने यानी क्रॉस करने, 10% की सीमा को लांघने की छूट दे दी गई। कोमा लगाइए। हालांकि भारत ने स्थायी समाधान की मांग की थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लगाइए पूर्ण विराम। भारत ने कहा कि काम नहीं चलेगा ऐसे कि आपने मेरे को अस्थायी रूप से एड हॉक स्टाइल में टेम्परेरी अरेंजमेंट के तहत आपने मेरे को अलाउ किया, मतलब कि ये 10% को क्रॉस कर सकते हो। वो जो अलाउ किया ये WTO का एक उपबंध है, पीस क्लोज। बस आप इतना ध्यान रखो कि पीस क्लोज के उपबंध में भारत को ये क्रॉस करने की छूट मिली, और उसी का एक दूसरा नाम क्या है, ड्यू रेस्ट्रेंट। भारत को कहा कि भाई ऐसा है कि धीरे धीरे निकाल लेंगे स्थायी समाधान, अभी तो काम चलाओ, मतलब अभी क्रॉस कर लो, बात का बाद में देखेंगे। वो कह रहे बात का बाद में क्या देखेंगे, हमारे यहाँ तुमने एक्ट बना दिया तो ये समस्या तो आगे भी चलती रहेगी। तो बोले यार तुम धैर्य रखो, नैरोबी में सम्मेलन होगा 15 में, वहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम हम रिजोल्व करेंगे। नैरोबी में वहाँ नहीं किया, फिर हुआ ब्यूनस आयर्स में, उसके बाद 17 में। अमेरिका उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इस टॉपिक की बहस में शामिल नहीं हुआ। एक राष्ट्र भी अगर आनाकानी करता है तो आजकल WTO में नियम नहीं बनते हैं, तो अमेरिका के बाहर रहने से फिर इस पर कोई बात नहीं हुई। अब ये 30 नवंबर से जिनेवा में होना था, फिर से वो कोरोना या ओमिक्रॉन वगैरह वगैरह की वजह से वो पोस्टपोन हो गया, तो अभी हम ऐसे ही चल रहे हैं, ये स्थिति है। और भारत कह रहा है कि इस मुद्दे का समाधान करने के लिए मैं कुछ अपने सुझाव दे रहा हूँ, मेरे प्रस्ताव हैं, अगर वो मान जाओ आप तो बढ़िया है, तो वो प्रस्ताव भी हमें मेंशन करने चाहिए। तो पैराग्राफ चेंज करके आप लिखें, वर्तमान में भारत इस मुद्दे के समाधान के लिए निम्न प्रस्ताव कर रहा है। तो 3 प्रस्ताव इंडिया के, वो आपको लिखने हैं। तो पहला प्रस्ताव लिखिए फर्स्ट, ऊंची एमएसपी के माध्यम से दी जाने वाली सब्सिडी को ग्रीन बॉक्स का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऊंची एमएसपी के माध्यम से भारत कह रहा है कि मैं ज्यादा एमएसपी दूं, इसको ग्रीन बॉक्स से समझो आप। वो कह रहे हैं इसे कैसे समझ लें, क्योंकि एमएसपी ज्यादा देने से तो उत्पादन बढ़ता है। तो एक प्रस्ताव इंडिया का ये, फिर दूसरा और दिया उन्होंने भारत। दूसरा लिखिए, यदि निर्धन किसानों की आर्थिक सहायता के लिए ऊंची एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदे जाते हैं तो उसकी गणना AMS में नहीं की जानी चाहिए। पुराने आपके नोट्स देखो आप, सब्सिडियों वाला चैप्टर जो मैंने पहला पढ़ाया था आपको कि MSP वाली जो सब्सिडी है और उर्वरक बिजली सिंचाई वाली, दोनों को जोड़ लेते हैं तो AMS बनता है, और AMS उत्पादन बढ़ाता है। भारत कह रहा है कि मैं सभी किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गरीब किसानों की बात कर रहा हूँ, और सभी फसलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाद्यान्नों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं गरीब किसानों से ऊंची MSP पर खाद्यान्न लूँ तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, और AMS में आप उसको मत गिनो। ये दूसरा प्रस्ताव है। और तीसरा और आखिरी लिखिए, MSP के आधार पर दी जाने वाली सब्सिडी का अनुमान लगाने के लिए WTO द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ERP एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस ERP के आधार वर्ष 1986-88 को बदला जाना चाहिए, और उसके स्थान पर किसी समकालिक वर्ष को लाया जाना चाहिए। यह काफी इंपॉर्टेंट इंडिया का सुझाव है, आप लिख लो, फिर थोड़ा बताता हूं मैं आपको। WTO पता लगाता है कि भारत या कोई भी राष्ट्र कितनी सब्सिडी दे रहा है MSP से, तो उसने अपनी एक कीमत बना रखी है, और ये कीमत इस वर्ष की है, 86-88 की है। 86-88, 86-87 नहीं लिखना है, 2 वर्षों का है ये। तो उस टाइम की जो कीमत बनी हुई है उसी को आज भी चला रहे हैं।
और कोई भी कीमत जो बनती है किसानों को देने की, उसमें लागत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कीमत में 86-88 की लागतें गई हुई है। 86-88 में खेती में उतनी लागत नहीं होती थी जितनी आज होती है। अब हम तो क्या करते हैं इंडिया में कि लागत बढ़ने के साथ एमएसपी बढ़ा देते हैं। वो क्या करता है कि पुरानी ईआरपी, ये जो हमारी एमएसपी है, मान लीजिए अमेरिकन डॉलर में ये $20 की आती है और उन किसी फसल को लेकर, और उनकी ईआरपी मान लो $5 पे ही है क्योंकि ये तो 86-88 की है। तो वो क्या करेगा, इसमें से इसको माइनस करेगा, फिर कहेगा $15 की सब्सिडी दे रहे हो, अब कितना क्विंटल माल खरीदा आपने, तो उतनी सब्सिडी निकालेगा वो, फिर उसको रुपयों में कन्वर्ट करेगा, फिर भारत की कृषि के जीडीपी से उसको रिलेट करेगा। तो हमारा कहना ये है कि इसको बदलो ना, ये 86-88 कोई ध्यान में रख रहा है तो लेटेस्ट लेके आओ और चूंकि हम लागत बढ़ने के साथ इसको बढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, और जितनी सब्सिडी आप बता रहे हो उतनी हम नहीं दे रहे हैं। इसके नीचे नोट लगाइए और लिखिए, भारत के उपर्युक्त प्रस्तावों को लेकर, भारत के उपर्युक्त प्रस्तावों को लेकर विकसित राष्ट्रों का रुख सकारात्मक नहीं है, पूर्ण विराम लगाइए और इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब आप ही निर्णय करो कि कैसे क्या हो, समय कैसे बचेगा, समय कैसे रहेगा हमारे पास। एक चीज़ को ज़्यादा में मतलब इस मुद्दे को हम सोल्व करेंगे तो वहाँ भी नहीं हो पाया, फिर उसके बाद वाले सम्मेलन में भी नहीं हो पाया जो अर्जेंटीना में हुआ, और उसके बाद अभी तक सम्मेलन हुआ नहीं है, कोरोना और अन्य कारणों से वो पोस्टपोन होते जा रहा है। तो एक बात तो ये थी, और इसी तरह से भूमिका लिख रही है कि भारत के अनुसार संयुक्तिकरण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी नहीं है। तो विकसित राष्ट्र इस स्थिति का लाभ कैसे उठाते हैं जहाँ पर पारदर्शिता नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि नारियल का तेल क्या माना जाएगा, खाद्य तेल माना जाएगा कि नारियल तेल हेयर ऑयल माना जाएगा, इसको लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। तो कई सारे प्रोग्राम और स्कीमें ऐसी होती है जिनका पता नहीं लग पाता है कि ये किसमें आएगी, और डेवलप्ड कंट्रीज के पास धन की कोई कमी नहीं है, उनके यहाँ पे राजकोषीय घाटे जैसी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कई सारी स्कीमें चलाते हैं एग्रीकल्चर में और दावा करते हैं कि ये ग्रीन बॉक्स में आती है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है तो इस वजह से वो दावा करते हैं। संदूक जिस तरह से बने हुए हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन कई खर्चे ऐसे होते हैं जिनका संदूक कौन सा होगा ये तय करने में कठिनाई होती है। तो उस वजह से डेवलप्ड कंट्रीज उस चीज़ का फायदा उठाकर ऐसी चीज़ों को लागू करते हैं जहाँ पर थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनी हुई रहती है, और फिर WTO में क्लेम करते हैं कि ये ग्रीन बॉक्स में आता है। तो लंबे समय तक केस चलता रहता है, तब तक वो लोग फायदा उठाते रहते हैं। तो वाद विवाद के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि हम बॉक्स को हटा दें, ये मतलब भारत का कहना है। और भूमिका लिख रही है कि अमेरिका का डॉलर और इंडिया के रुपये को बराबर क्यों नहीं कर दिया जाता है, अगर हम बराबर जैसे नेपाल और भारत की करेंसी में देखने को मिलता है, तो आप अभी इस मुद्दे को नहीं लेके आओ क्योंकि ये बहुत अलग तरह की बात है। ये अगर हम बराबर कर देंगे इसे तो इसका नतीजा क्या होगा कि हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। मतलब $1 को बराबर कर देने का मतलब हमारी करेंसी जहाँ ₹74 का $1 आता है, उसको आप ₹1 में $1 लेना चाह रहे हो, तो इससे देश को भारी मात्रा में नुकसान होगा और हमारी चीज़ें अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। कोई राष्ट्र इसको बराबर नहीं करना चाहता है। वो तो नेपाल और इंडिया का केस अलग है। अमेरिकन करेंसी के सापेक्ष में हर राष्ट्र चाहता है कि उसकी करेंसी की वैल्यू कम रहे। ऐसा नहीं होता तो चीन अपनी करेंसी की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखता। और अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो गांधी इरविन पैक्ट में 11 सूत्री मांगों में महात्मा गांधी जी ने इस बात की मांग की थी कि भारतीय रुपये की वैल्यू को पाउंड के सापेक्ष में ज़्यादा रखा गया है। मतलब गांधी जी को ये चीज़ सही नहीं लगती थी कि रुपये की वैल्यू और कम होनी चाहिए जितनी ब्रिटिश सरकार ने रखी हुई थी पाउंड के सापेक्ष में। तो महात्मा गांधी जी ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि भारतीय रुपये की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण हमारे सामान इंग्लैंड में महंगे होते थे जब भी हम यहाँ से निर्यात करते थे, और इंग्लैंड के सामान यहाँ सस्ते होते थे, तो व्यापार घाटा बढ़ता था इसकी वजह से। तो ये भी अनमेच्योर होगा, इस पर चर्चा करना। ये चूंकि आपने सवाल भेजा तो मैंने थोड़ी बात की, बाकी विस्तार से अगर आप इंतजार कर सकें तो मैं पीटी के दौरान विनम्र पढ़ाऊंगा, तब मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा, वहाँ कई सारे न्यूमेरिकल लेके आपको समझाऊंगा, तो आप शायद इस बात को समझेंगे। एक मतलब जो आपके प्रश्न है वो सारे मोरलेस में उठाई रहा हूँ, कभी प्रश्न मिल नहीं पाते हैं तो उसकी वजह से लेने में कठिनाई होती है, और जो बच जाते हैं उनको भी मैं नेक्स्ट सेशन में लेता हूँ। तो आप देख लें कि आपके प्रश्न पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। हम एक तो सवाल लिखेंगे एमएसपी से रिलेटेड, एमएसपी का चैप्टर पूरा किया, तो आप प्रश्न लिख लीजिए। पहला प्रश्न लिखो आप, एमएसपी से आप क्या समझते हैं। एमएसपी से आप क्या समझते हैं। यह है किसानों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। एमएसपी से आप क्या समझते हैं, ये किसानों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न लिखिए, भारत में एमएसपी के निर्धारण की वर्तमान प्रणाली क्या है, इसके विवादास्पद होने का क्या कारण है। अगला प्रश्न लिखिए, दूसरा भाग लिखिए इसका, मोटे अनाज के अधिक उत्पादन, मोटे अनाज के अधिक उत्पादन और
की आवश्यकता, भारत में फसल बीमा की आवश्यकता पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भारत में अगला प्रश्न लिखिए। क्या कारण है कि भारत की मत का परीक्षण कीजिए। ये सारे प्रश्न आप करिए, राइट। और नए है जिनको आपने अखबारों में कुछ सुना होगा, एपीएमसी मंडियां, जो किसान आंदोलन हुआ और जो सरकार एक्ट लेके आई, तो सारे किसान संगठनों ने कहा कि इस एक्ट के आने से एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएगी और इन मंडियों में चूंकि एमएसपी के आधार पर खरीदारी भी होती है तो सरकार एमएसपी देना बंद कर देगी। ये जो जितना भी घटनाक्रम है इसमें आपने इन शब्दों को जरूर सुना होगा कि एपीएमसी मंडियां होती है। ये वर्ड आपको जरूर आया होगा, अखबार में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो सारा जो विवाद रहा है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि मार्केटिंग को लेकर रहा है। कृषि वस्तुओं की मार्केटिंग सरकार का सोचना था कि ठीक ढंग से होगी अगर एक लागू होते हैं तो, और किसान इसके बारे में कुछ अलग सोच रहे थे। तो जो भी है, आज का जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम है भारत का। और जैसे जैसे हम विषय में आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि इस विषय के क्या अक्षांश और देशांतर है, यानी कौन कौन से टॉपिक से हमें गुजरना है। तो आप बिल्कुल फ्रेश चैप्टर लगा लें, भारत की कृषि विपणन प्रणाली। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। जैसा कि हम आमतौर पर प्रस्तावना लिखते हैं, सबसे पहले तो प्रस्तावना में आप लिखिए, भारत में, इस तरह से शुरू करिए, भारत में कृषि उत्पादकता, भारत में कृषि उत्पादकता के कम होने का, भारत में कृषि उत्पादकता के कम होने का एक बड़ा कारण भारत की विकृत, इस तरह से लिखें, भारत की विकृत का मतलब विकार युक्त, भारत की विकृत कृषि विपणन प्रणाली, भारत की विकृत कृषि विपणन प्रणाली भी है का मतलब ये हुआ कि और भी कारक हो सकते हैं, लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी का कम होना। अन्य कारणों के अलावा आप ये कह सकते हो कि एक कारण ये भी है कि मार्केटिंग सिस्टम जो एग्रीकल्चर का है, विपणन का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग करना, किसी चीज को बेचना, राइट, कस्टमर तक उसे पहुंचाना। ये वाला जो सिस्टम है कृषि को लेकर, उसमें कई तरह के विकार हैं और विकारों के कारण किसान को सही कीमत नहीं मिलती तो उत्पादकता कम हो जाती है। और आपको मैंने समझाया था कि उत्पादन और उत्पादकता में डिफरेंस होता है। तो उत्पादकता प्रति हेक्टेयर देखी जाती है, एक हेक्टेयर पर कितना, मान लीजिए 10 हेक्टेयर जमीन पर एक किसान 100 क्विंटल माल का उत्पादन कर रहा है 10 हेक्टेयर जमीन पर, तो एक हेक्टेयर के ऊपर औसतन रूप से 10 क्विंटल माल का उत्पादन हो रहा है। तो हम बोलेंगे कैसे कि इस खेत की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 10 क्विंटल है। और कई बार अभी तो पढ़ना पड़ेगा आपको दोस्तों, ये हर बात उस तरह की नहीं हो सकती ना, हर जगह दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। मैं आगे जो लाइन बोल रहा हूँ उस पर माइंड एप्लीकेशन होता है और आईक्यू हमारा बहुत नीचे जा चुका है क्योंकि हम एकाग्र होकर पढ़ते नहीं हैं, माइंड डिस्टर्ब है तो बात समझ नहीं आ पाती। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि उत्पादकता कम होती है फिर भी उत्पादन ज़्यादा होता है। तो आप कहेंगे कि इसका क्या एग्जाम्पल है। जैसे भारत इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है, हमारे यहाँ का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 200 मिलियन टन के आसपास हम हर साल दूध का उत्पादन कर रहे हैं, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। ये तो एक तथ्य बोला मैंने। क्या आप ये कह सकते हो कि भारत के पशु दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादक हैं, भारत की गाय, भारत की भैंस, डेनमार्क से हम बहुत नीचे हैं। प्रति पशु अगर आप उत्पादन देखें मिल्क का तो हमारे यहाँ प्रति पशु उतना उत्पादन नहीं होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, 535 मिलियन पशु है हमारे यहाँ। तो ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा हो गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रति पशु भी ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, संख्या ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा हो गया, राइट। तो दोस्तों अच्छी बात कब होती है, जब उत्पादकता भी ज़्यादा हो और उत्पादन भी ज़्यादा हो, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसे कंडीशन आ सकते हैं जहाँ दिखने में उत्पादन खूब लग रहा है लेकिन काफ़ी लोग मिलकर कर रहे हो, काफ़ी पशु मिलकर कर रहे हो, काफ़ी मशीनें मिलकर कर रही हो, पर यूनिट कितना हो रहा है ये देखा जाए, इसको हम कहते हैं उत्पादकता। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर, शुरुआत कैसी होनी चाहिए, लेखन कहाँ से शुरू करें, टॉपिक ये है, इसका बैकग्राउंड आ रहा है ना यहाँ पर कि आप बड़ा इशू उठा रहे हो कि भारत में कृषि उत्पादकता के दबे होने का
एक कारण ये है। तो आज अगर हमें ढूंढे कि हमारी उत्पादकता दबी हुई क्यों है, तो हमें कई कारक मिलेंगे, जैसे कि भूमि सुधार हमारे देश में नहीं हुए, हम पढ़ चुके हैं। ऐसे हमें कारक ये मिलेगा कि हमारे देश में मार्केटिंग सिस्टम अच्छा नहीं। अब आप पैराग्राफ बदलो और फिर लिखो, भारत की विकृत कृषि विपणन प्रणाली, भारत की विकृत कृषि विपणन प्रणाली के कारण जहां एक और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, तो वही दूसरी ओर उपभोक्ताओं को कृषि वस्तुओं के लिए ऊंची कीमत देनी पड़ती है। पूर्ण विराम लगाइए, आगे लिखिए इस प्रकार फिर कॉमा लगाइए। न केवल कृषि उत्पादकता कम होती है, बल्कि खाद्य वस्तुओं की महंगाई को भी बढ़ावा मिलता है। पूर्ण विराम लगाइए। अब इसमें किसान के साथ एक आदमी और सामने आ गया, वो है उपभोक्ता। आप जो मुखर्जी नगर में या जहां भी आप इस क्लास को कर रहे हो, वहां अगर आप एप्पल खरीदते हो 100 रुपए किलो में, तो हिमाचल के जो ग्रोवर हैं या जम्मू कश्मीर के जो ग्रोवर हैं, उनको 12 से 15 रुपए मिल पाते हैं। यानी उनको 12 से 15 मिल रहा है और आपको 100 रुपए का पड़ रहा है। तो आपको महंगा लग रहा है, आप कह रहे हो महंगाई है, और किसान को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कई दलाल और एजेंट है, तभी तो ये डिफरेंस आ रहा है। अगर सीधा आपने किसान से लिया होता या उत्पादक से लिया होता, तो जो आपने दिया वही तो उसको मिल रहा होता। आपने 100 रुपए दिए तो उसको 100 रुपए मिलते, लेकिन आप 100 रुपए दे रहे हो और उसको 12 रुपए मिल रहे हैं या 15 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब चैनल लंबा हो गया है, मतलब एक पाइपलाइन जैसा हो गया है। इसमें कई लेयर्स आ गए हैं बीच में। अब किसान यहां से पुश कर रहा है, इस सिस्टम में डाल रहा है एप्पल को, लेकिन उसको 12 से 15 रुपए में ले रहा है कोई आदमी यहां पर, और कंज्यूमर को ये मिल रहा है 100 रुपए का। यहां पर कौन है? उपभोक्ता है। और यहां पर कौन है? मतलब उत्पादक है, ग्रोवर है, किसान है। और हमारे देश का मार्केटिंग सिस्टम में अभी तो क्लास शुरू ही करी, ये लोग सीधा संपर्क नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे कनेक्शन नहीं बना सकते, ये मना ही है। इनको इस चैनल में जाना है। ये मान लो एक मंडी है, तो यहाँ एक व्यापारी, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा बीच में है, और फिर ये माल यहाँ पर कोई फ्रूट वेंडर है जो खरीद रहा है और कस्टमर को 100 रुपए का बेच रहा है। तो ये लंबा सिस्टम हो गया ना ये, और कई दलाल फंसे हुए हैं। ऐसे करते करते वो चीज़ महंगी हो गई। अब आप रिजर्व बैंक को कहते हो कि कीमतें बढ़ रही है, तरलता को कम करो, मतलब पैसा, धन जो लोगों के पास होता है, बैंक से जो लोन लेते हैं, उसको कम करो ताकि वो डिमांड कम करे। धन जब आपकी जेब में आता है तो आप मांगी करोगे ना धन को लेकर हाथ में। तो लेकिन यहाँ रिजर्व बैंक तो काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है? ये तो मंडी है। इसलिए आरबीआई भी कई बार परेशान हो जाता है क्योंकि कीमतों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। राइट, तो ऐसे समझो आप इस चीज़ को। तो जो भी मैंने ऊपर लिखाया कि कृषि उत्पादकता कम हो जाती है और खाद्य वस्तुओं की महंगाई को बढ़ावा मिलता है, उसको एक चित्र में और दिखाना चाहता हूं मैं। वो चित्र आप भी बना सकते हो। यहां पर हम लिख सकते हैं भारत की कृषि विपणन प्रणाली। तो ये एक तरफ किसान कृषि उत्पादकता पर असर डाल रही है, किसान को कम कीमत देकर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कृषि उत्पादकता, और यहाँ पर हम लिखेंगे खाद्य वस्तुओं की महंगाई। इस प्रणाली से दो प्रभाव पड़ रहे हैं, खाद्य वस्तुएं महंगी हो रही है और किसान को सही कीमत नहीं मिलने के कारण कृषि उत्पादकता कम हो रही है। तो आप इसके साथ ऐसा एरो बनाओगे, नीचे की तरफ जा रही है कृषि उत्पादकता, और खाद्य वस्तुओं की महंगाई के लिए सीधा खाद्य वस्तुएं महंगी हो रही है, सीधा उत्पादकता कम हो रही है, और उत्पादकता कम होने से भी महंगाई बढ़ेगी। तो ये ऐसे भी घूमेगा। उत्पादकता कम होने से लागत ज्यादा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हम कीमत में निकालेंगे उसे, तो खाद्य वस्तुएं उसके कारण महंगी होगी। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि भारत की विकृत कृषि विपणन प्रणाली से दो प्रभाव दिख रहे हैं यहाँ पर। कृषि उत्पादकता कम हो रही है क्योंकि किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही, और खाद्य वस्तुएं महंगी हो रही है क्योंकि चैनल लंबा हो रहा है। तो ये तो प्रस्तावना हुआ, और अब हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे परीक्षा करें इस बात की कि किसी भी देश का मार्केटिंग सिस्टम जो एग्रीकल्चर में है वो अच्छा है, उसका पता कैसे लगाएं। तो आप अगला हेडिंग लगाएंगे,
एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। क्या गुण होने चाहिए जिससे हम कह सकते हैं कि ये अच्छा मार्केटिंग सिस्टम है? तो आप फर्स्ट लिखिए, प्राथमिक उत्पादकों अर्थात किसानों को संभावित श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रतिफल प्राथमिक उत्पादक अर्थात किसानों को संभावित श्रेष्ठ प्रतिफल सुनिश्चित करना। तो सबसे पहला जो प्रोड्यूसर है, जिसने सबसे पहले किसी चीज को पैदा किया, वो किसान है। और किसान को पूरी वैल्यू चेन में, क्योंकि आगे जाकर गेहूं आटा भी बनेगा, ब्रेड भी बनेगा, और गेहूं अपने स्वरूप में कई व्यापारियों से भी गुजरेगा, तो कई लोग आएंगे आगे, किसान के आगे आएंगे, तो एक लंबी श्रृंखला बनती है जिसमें कई लोग रहते हैं। तो वो पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा जो प्रतिफल है, जो रिटर्न है, जो इनकम है, वो किसान की होनी चाहिए। तब तो हम कहेंगे कि ये मार्केटिंग सिस्टम अच्छा है। ये ठीक उसी तरह से हुआ कि जैसे आप एक फर्नीचर बनाते हो, मतलब एक कारपेंटर फर्नीचर तैयार करता है, उसने तैयार कर दिया और आप उस पर डेकोरेशन करने के लिए किसी और आदमी को बुलाते हो, तो पता लगा कि जो कारपेंटर है उसने तो कम कमाया और डेकोरेशन वाले ने ज्यादा कमा लिया। क्या इसी उत्पादन व्यवस्था को आप सही मानेंगे कि जिसने किसी चीज को बनाया वो तो उसको तो कुछ मिला नहीं, और जिसने सजाया उसको बहुत कुछ मिल गया? आपका ध्यान पूरी तरह से क्लास पर रहना चाहिए, और एक लेवल पे क्लास चलती है, उसके नीचे चलाने से दिक्कत है। मतलब एक लेवल पे आपको चलना पड़ेगा, और ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब ये बात समझना, कोई बिना पढ़े लिखे भी इस क्लास में होंगे तो ये बात समझेंगे कि मैं क्या मुद्दा उठा रहा हूँ। यानी माँ को कुछ नहीं मिला और पत्नी सब कुछ ले गई, ऐसा थोड़ी होता है। जिसने पैदा किया उसका तो कोई कोई अर्थ ही नहीं निकला। क्या ऐसे समाज को आप पसंद करते हो जिसमें माँ की कोई वैल्यू नहीं, पिता की कोई वैल्यू नहीं? क्या वो समाज आप अच्छा मानोगे? तो आप जब ये बात समझ रहे हो तो आप इकोनॉमिक्स में क्यों नहीं समझ पाते हो कि जिसने फर्नीचर बनाया, जिसने मेहनत करके लकड़ी को जोड़ा, उसको घिसा, उसको चमकाया, उसकी फ्रेम तैयार की और उस पर पेंट करने वाला ज्यादा कमा के ले गया। जिसने मूर्ति बनाई वो मूर्तिकार तो कहीं चला गया, उसको कुछ नहीं मिला, और जिसने उसमें कलर भरे वो कमा के ले गया। और तो और एक आदमी ऐसा है जिसने ना कलर भरे ना मूर्ति बनाई, उसने तो सिर्फ उसको ट्रांसपोर्ट किया, अमेरिका भेज दिया, उसमें उसने करोड़ों डॉलर कमा लिए। तो ये कितना खराब लगेगा मूर्तिकार को जब ये पता लगेगा, तो मूर्ति बनाना छोड़ देगा, कि डिस्करेज हो जाएगा। राइट, वही चीज है यहाँ पर दोस्तों। तो समझना चाहिए कि कौन सी उत्पादन प्रणाली न्यायपूर्ण होगी। ये चीज मैं कहना चाहता हूँ। जो क्लास में पढ़ाते हैं वो तो पीछे रह गए, और जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं और प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं वो आगे निकल गए। तो क्या ऐसी शिक्षा प्रणाली और ऐसी कोचिंग व्यवस्था अच्छी मानी जाएगी कि जो टीचर खड़ा होकर क्लास में मेहनत कर रहा है, वो एक एक चीज को तैयार कर रहा है, उस पर पॉलिश करने वाले लोग ज्यादा ले गए और वो डिस्करेज हो गया? इसे आप यहाँ समझो, मैगी बनाने वाली नेस्ले कंपनी ने ज्यादा कमाया और किसान उदास होकर बैठा हुआ है। वो सिस्टम चलेगा तो, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जाएगा, और उसको हम अच्छा नहीं मान सकते। हम अच्छाइयों को पढ़ रहे हैं कि एक अच्छी मार्केटिंग सिस्टम क्या होगी। तो जो प्राथमिक उत्पादक है, जिसने सबसे पहले किसी चीज को जनरेट किया, उसको सबसे बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स मिलने चाहिए। ये पहला लक्षण है अच्छी मार्केटिंग सिस्टम का। और मुझे नहीं लगता कि इस बात को समझने में कोई दुविधा आपको हुई होगी। अब अगर हम बिल्कुल ही आईक्यू लेकर नहीं बैठे हैं क्लास में, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई मुंह में आकर कुछ नहीं देने वाला। तो प्राथमिक उत्पादक को अर्थात किसानों को संभावित श्रेष्ठ प्रतिफल सुनिश्चित करना एक है। दूसरा आप लिखेंगे किसानों को प्राप्त होने वाली कीमत और उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कीमत कीमत में अंतर कम से कम होना चाहिए। उपभोक्ता जो कीमत दे रहा है और फार्मर को जो मिल रही है, इसमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 100 रुपए यहाँ से, मतलब यहाँ कस्टमर दे रहा है तो उत्पादक को 12 से 15 रुपए मिल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा गैप है। इससे ये पता लग जाता है कि कोई प्रॉब्लम है, बीच में कई व्यापारी हैं। तो एक निशानी क्या बनी कि कम से कम डिफरेंस हो किसान को जो मिल रहा है और उपभोक्ता जो दे रहा है। ये कम से कम डिफरेंस तभी आएगा जब उनके बीच में बिचौलिया नहीं होंगे ज्यादा। और तीसरा और आखिरी लिखिए, उपभोक्ताओं को, मैं बोल रहा हूं आगे, उपभोक्ताओं को गुणवत्ता में कमी किए बिना कृषि वस्तुओं को उचित समय पर पहुंचाना। गुणवत्ता का मुद्दा यहां पर इसलिए आ रहा है कि कृषि वस्तुएं नाशवान होती है, मतलब उनकी जो फ्रेशनेस है वो खराब हो जाती है। भारत में कहा जाता है कि उपभोक्ता तक कृषि वस्तुएं आते आते
35% क्वालिटी लॉस हो जाता है, विशेष रूप से फल और सब्जियों के मामले में। उनको उतने फ्रेश फल और सब्जियां नहीं मिल पाते हैं। और कमाल की चीज़ क्या है कि वहाँ तक आते आते कीमत भी बढ़ जाती है। तो उपभोक्ता दो तरह से मारा जाता है, कीमत भी ज़्यादा पे करता है और क्वालिटी लॉस भी सहन करता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है एक कृषि विपणन प्रणाली की नेचर को समझने के लिए कि वो अच्छी है या नहीं। तो ये चीज़ें आगे काम आएगी। जैसे कि हम भारत की मार्केटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहेगी। यूपीएससी सीधा सीधा सवाल नहीं करेगी कि एक अच्छे मार्केटिंग सिस्टम में क्या गुण होते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता क्यों करेगी। लेकिन जो सवाल करेगी, जैसे ये सवाल करें माना कि भारत का जो मार्केटिंग सिस्टम एग्रीकल्चर का, इसका परीक्षण करो कि ये कैसा है। तो आपको परीक्षण करने के लिए पैमाने होने चाहिए। किन पैमानों से करोगे? तो वो पैमाने मैंने दिए हैं यहाँ पर, जिनके आधार पर आप इनको कसोगे। कसौटियाँ हो गई है एक तरह से। अब अगला जो हेडिंग है वो ये है कि क्या चीज़ें हम लेके आए जिससे इन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें, क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो अगला हेडिंग आप लगाओगे एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली। तो सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो संक्षेप में करेंगे और विस्तार में नहीं जाएंगे। इन्हीं चीजों को लेकर विस्तार करेंगे जब हम भारत का पढ़ेंगे। तो एक ब्रीफ हम लोग करेंगे, उसमें फर्स्ट आप लिखेंगे स्टोरेज कैपेसिटी, हिंदी में कहेंगे भंडारण क्षमता। थोड़ा आइडिया आप लगा सकते हो कि इसका क्या महत्व है। अगर किसानों के पास भंडारण क्षमता नहीं होगी, यानी कि माल को रखने की जगह नहीं होगी, तो वो फसल काट के सीधा मंडी में ले जाएंगे। और माना कि सभी किसान ऐसा कर रहे हो ज़्यादातर, तो वस्तु की कीमत नीचे चली जाएगी और व्यापारी वहाँ पर कम दाम में खरीदेंगे। और उनके पास स्टोरेज रहता है तो वो उसको स्टोरेज में रख देंगे और सही समय का इंतजार करेंगे और माल को बेचेंगे नहीं। उससे अपने आप ही बाजार में शॉर्टेज रहेगी थोड़ी, और जब कीमत ठीक ठाक ऊपर आ जाएगी और हार्वेस्टिंग वाला सीजन खत्म हो जाएगा तो वो माल को निकाल के बेचेंगे। तो किसान तो कम कीमत पे बेच गया। अगर ये फैसिलिटी किसान के पास होती कि वो भी भंडारण कर सकता होता, तो आर्थिक स्थिति और अन्य चीज़ों को छोड़ दो आप, उनकी बात भी हम करेंगे। बाकी कोई समस्या नहीं है उसके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टोरेज नहीं है तो वो फिर माल को बेचेगा, बेचने से कीमत कम मिलेगी। जबकि जबकि अभी हमने क्या पढ़ा, इधर आइए, एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली में क्या गुण होना चाहिए। तो यह पहला पॉइंट क्या है कि प्राथमिक उत्पादकों अर्थात किसानों को संभावित श्रेष्ठ प्रतिफल सुनिश्चित करना। तो यहाँ उसको कहाँ प्रतिफल मिल पाया और उसका कारण क्या बना कि उसके पास भंडारण की जगह नहीं है, घर में रख नहीं सकता, घर में इतना स्पेस नहीं है। पत्नी भी कहती है कि सारा सामान ये रखोगे तो मेहमान आएंगे तो उनको कहाँ बिठाएंगे। फिर उसमें डस्ट भी होती है, किसी का सांस फूलने लगता है, किसी को एलर्जी होती है, घर में रखने की चीज़ें नहीं होती है, तो वो मंडी में ले जाना पड़ रहा है उसे। तो ये प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब एक इस गुण को लाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि स्टोरेज कैपेसिटी है या नहीं, तो ये जरूरी हुई। दूसरा एक कैपेसिटी और होती है जिसको होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर माइंड एप्लीकेशन है, ये अलग है, ये अलग है, तो थोड़ा अंतर है, तो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन हिंदी क्या है इसकी, इसका हिंदी रूपांतरण इस तरह से है, माल को लंबे समय तक रोक के रखने की क्षमता। माल को लंबे समय तक, मतलब माल उसका नहीं बिके अभी, उसको कोई परवाह नहीं हो कि पड़ा है तो पड़ा है। ये कब हो सकता है, जब उसकी माली हालत अच्छी हो, साहूकार तकादा नहीं करता हो। गांव में साहूकार होते हैं, सुबह सुबह डायरी लेके निकलते हैं और किसान के घर जाकर ही चाय पीते हैं। साहूकार के दिमाग में एक बात फिट रहती है कि ब्याज से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, तो ब्याज में उनका इतना ध्यान चला जाता है कि जूते चप्पल भी नहीं पहनते हैं और कुर्ता पायजामा या धोती से काम चलाते हैं और पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, ब्याज पे देते हैं। सुबह सुबह वो कहेंगे चाय भी घर की क्यों पियेंगे, चाय भी किसान की पियेंगे, हमारी बचत हो जाएगी। पड़ोसी पूछेगा कि सेठ जी आए थे, वो क्या काम था उनका, सुबह सुबह दिखे थे आज। तो सब समझते हैं ना पड़ोसी भी, और गांव छोटा होता है, सबकी नजर रहती, काम नहीं होता है, किसके घर में कौन जा रहा है, कब निकल रहा है, कितनी देर रुका, किसकी शादी कौन से गांव में हुई, उनके फूफा जी कौन थे, मामा जी कौन थे, नाना जी कौन थे, सारी इतिहास गांव वालों को पता रहता है। तो तुरंत खबर लेंगे कि भाई क्या हुआ, तो उसको शर्म आती रहेगी। तो वो सोचेगा अगले दिन फिर सेठ जी आएंगे, इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम माल को बेच दें। तो रोकने की कैपेसिटी नहीं है उसके पास, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसको हम कहते हैं होल्डिंग कैपेसिटी। अब किसी ने सोना खरीद लिया, 1 किलो सोना ले लिया, ये सोचकर कि रेट बढ़ेगा, खूब पैसे वाली पार्टी है, सोने का रेट गिर गया। टीवी पे कार्यक्रम चलते रहते हैं, आपने नाम सुना होगा, जी बिजनेस, CNBC आवाज, लाइव चलता है, जैसे मार्केट चलता है, कमोडिटी मार्केट, जैसे वो लाइव चलता है। ये आदमी सवाल पूछ रहा है, एक फोन करके टोल फ्री नंबर पर, चैनल अभी चल रहा है, उस पर सवाल पूछ रहा है कि सर मैं नागपुर से बोल रहा हूँ और मैंने सर 1 किलो सोना खरीदा और इस भाव खरीदा, और सर अब क्या करूँ, सोने का रेट गिर गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। टीवी के एंकर ने कहा कि गुप्ता जी आए, मैं गुप्ता जी को मैं सवाल देता हूँ, गुप्ता जी आप बताइए कि ये क्या करें, इन्होंने सोना खरीदा था इतना मात्रा में, ये रेट पे, क्या इनको निकल जाना चाहिए, बेच देना चाहिए सोने को। ये कह रहे नहीं, हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका का डॉलर कमजोर होगा और सोने का रेट बढ़ेगा फ्यूचर में। ये सर को ये चाहिए कि 2 महीने होल्ड करें, हमें
होल्ड शब्द ला रहा हूँ बीच में, 2 महीने होल्ड करे, अगर ये कर सकते हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं कि रोक के रखो, सोना कोई जगह थोड़ी गिरता है। सोने जैसी चीज़ों में क्या चाहिए आपको? होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि किसी से उधार कर लिया हुआ नहीं हो अपना पैसा सोने में। उसने कहा जी मेरे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 महीने का 6 महीने रुक जाऊंगा। आप ये तो बताओ कि सोने का रेट तो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। आप आराम से पीछे का रिकॉर्ड देखो, सोने का रेट हमेशा ही बढ़ा है। ये होल्डिंग कैपेसिटी उनको होल्ड करके रख सकता है, वो आदमी रोक सकता है, बेचने की कोई उसको जरूरत नहीं पड़ रही है। इसको हम बोलते हैं होल्डिंग कैपेसिटी। अब किसानों के पास ये भी नहीं है, इंडिया में ये भी नहीं है, न स्टोरेज है ना होल्ड कर सकते हैं। स्टोरेज बहुत तो भी होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पेमेंट करना है साहूकार का, उनको पेमेंट करना है बैंक के लोन का, उनको पेमेंट करना है सहकारी समिति का, राइट। तो फिर वो बेचेंगे तो नतीजा क्या होगा? कीमत नीचे जाएगी। ज़्यादातर किसान इंडिया में छोटे हैं, तो वो इंतजार नहीं कर सकते। फिर वापस वो गुण हमें कैसे मिलेगा जिसमें हमने कहा कि प्राथमिक उत्पादक को संभावित श्रेष्ठ प्रतिफल मिलना चाहिए, राइट। तो ये इश्यू आ जाता है। तीसरा लिखें, थर्ड, ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन सुविधा होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो मान लो एक गांव है ये, अब इससे माल जा नहीं पा रहा बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ नहीं जा पा रहा है, दूर है, मंडी बहुत दूर है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, सड़क पक्की नहीं है, तो यहाँ के किसान यही माल बेचेंगे इसके अंदर। अब मार्केट छोटा है, लोकल मार्केट इज ऑलवेज स्मॉलर मार्केट एंड मैक्सिमम ऑफ द पीपल आर फार्मर्स, ऑल ऑफ देम आर वांटिंग टू सेव व्हाइल परचेजेस आर लेस इन नंबर बिकॉज मार्केट इज स्मॉल। छोटा बाजार है, खरीदार कम है, हिंदी बोल रहा हूँ वापस। सारे लोग ज़्यादातर किसान हैं, तो अब वो क्या करेंगे? वहीं बेचेंगे, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड क्या आएगी गाँव में? ज़्यादातर तो लोग किसान ही है वहाँ। कुछ अध्यापक रहते हैं गाँव में, कुछ व्यापारी होते हैं, कुछ बाहर स्कूल होती है तो बाहर के लोग वहाँ पर होते हैं, कुछ गाँव के अध्यापक होते हैं जो पड़ोस के गाँव में पढ़ाने जाते हैं, कंपाउंडर होते हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और इससे यही कस्टमर्स हैं वहाँ पे जाते। और व्यापारी तो आगे लाभ कमाने के लिए बैठा रहेगा चुपचाप, उसको तो पता है कि अपने आप बेचेंगे, तो नतीजा क्या होगा? कीमत कम मिलेगी। तो ट्रांसपोर्ट भी तो चाहिए। और भूमंडलीकरण जो आप पढ़ते हो, क्या बिना ट्रांसपोर्ट के भूमंडलीकरण आप सब सोच सकते हो कि ये हो सकता है? ग्लोबलाइजेशन बिना ट्रांसपोर्ट और बिना कम्युनिकेशन के, ट्रांसपोर्ट से ही बाजार बड़े बनते हैं, तो वो होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें और भी है, तो मैं एक ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद में फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए। इसके बाद चौथा लिखो आप, फोर्थ, इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन किस तरह की होनी चाहिए? मार्केट रिलेटेड। आप कह सकते हो बाजार संबंधी सूचना है। सूचनाओं के अभाव में भी हमें सही कीमत नहीं मिल पाती कई बार, कि मार्केट में क्या चल रहा है किसान को पता नहीं है, सरकार ने एमएसपी क्या बढ़ा दी है या उसका लेवल क्या है किसान को नहीं मालूम, तो वो व्यापारियों को कम कीमत पर सामान बेच सकते हैं, तो उनको सही प्राइस नहीं मिलेगी क्योंकि सूचना नहीं थी उनके पास। तो बाजार से रिलेटेड सभी सूचनाएं एक किसान के पास होनी चाहिए। पांचवा आप लिखेंगे, बिचौलियों की कम संख्या। लेस नंबर ऑफ मिडल मैन। ये बिचौलियों की कम संख्या होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं लिखना आपको कि बिचौलिया नहीं होने चाहिए, मतलब जिसको हम दलाल कहते हैं, ये कई बार जरूरी भी होते हैं। ज़्यादा संख्या हो जाती है तब प्रॉब्लम होती है। तो आपको कभी ये नहीं कहना है कि बिचौलिया नहीं होना चाहिए। बिचौलिया बाजार को फंक्शन करने में मदद करते हैं। जैसे आप दिल्ली में आते हैं और आपको अकोमोडेशन चाहिए, रूम चाहिए, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये रूम कहाँ मिलेगा? यहाँ दिल्ली में क्या होता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हो कि भाई मेरे को मतलब मुखर्जी नगर में या जहाँ भी आपको रहना है वहाँ जाके आप बोलते हो कि मुझे इस साइज का रूम चाहिए या मुझे ये अकोमोडेशन चाहिए, तो वो बता देगा आपको, कई सारे विकल्प बता देगा कि ये इस तरह से है और इनके रेंट इस तरह से है। तो आपका काम आसान हो गया। इसी तरह से जो मकान मालिक होते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाती है, वो प्रॉपर्टी डीलर को बता देते हैं कि हमारे यहाँ पर ये अकोमोडेशन है, कोई भी लेने के लिए आता है तो आप हमें बताइए। नहीं तो उनको क्या करना पड़ेगा? टू लेट लिखना पड़ेगा अपने घर के आगे, फिर बार बार लोग आएंगे, बेल बजाएंगे, फिर आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन और रेंट एग्रीमेंट और कई सारी जो चीज़ें हैं और भी उनको कराने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो बीच में अगर प्रॉपर्टी डीलर है तो वो इस चीज़ को करवा देगा। और भविष्य में कोई भी बात होती है तो मकान मालिक डीलर को कह सकता है, आप डीलर को बोल सकते हैं, सीधा बात करने की जरूरत नहीं है, सीधा बात करने पर झगड़ा भी हो सकता है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई नल से पानी टपक रहा है और बार बार उससे आवाज आ रही है, तो आप प्रॉपर्टी डीलर को कह सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है। मकान मालिक को कहेंगे तो वो कहेगा यार ये कोई बताने वाली बात है, इसको आप खुद ही ठीक करा लो। तो आप फिर गुस्से में आ सकते हैं कि मैं क्यों करवा लूँ इसको जब रेंट आपको मैं दे रहा हूँ। तो आपस में झगड़ा हो गया, डीलर बीच में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रेंटिंग वाला जो मार्केट है वो भी ज़्यादा तेजी से चलेगा। इसका हाई लेवल ले लो आप, ओला उबर क्या है ना, ये भी एक प्रकार की बिचौलिया है। और वो आपको एक ऐप दे रहे हैं और ऐप को डाउनलोड करके कस्टमर उसको यूज़ करता है और जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी लोकेशन का पता लगता है और जल्दी से गाड़ी बुक हो जाती है। पहले क्या होता था कि गाड़ी वाले को सवारी नहीं मिल रही और सवारी को गाड़ी नहीं मिल रही और दोनों आसपास में खड़े हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनके आने से इन्होंने टेक्नोलॉजी में निवेश किया और मार्केट कितना फास्ट हो गया टैक्सी का, इससे एफिशिएंसी बढ़ गई हमारी इकोनॉमी के अंदर। ऐसे खड़े रह के किसी का इंतजार करना, क्या आप ये कहेंगे कि अर्थव्यवस्था चल रही है उस समय और उसमें कुछ चलता है? एक गाड़ी ऐसे खड़ी है और एक आदमी को ऑफिस जाना, वो भी ऐसे खड़ा है,
क्या आप नहीं मानते कि इकोनॉमी उस केस में रुक गई है और यूजलेसली दोनों खड़े हैं? लेकिन एप अगर है तो खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत आपको पता लगेगा, आपका माइंड भी कूल हो जाएगा कि 2 मिनट में 5 मिनट में गाड़ी आने वाली है। और हम देखते हैं कई बार जब गाड़ी से जाते हैं तो हमें नहीं पहुंचाता, उससे पहले उसकी बुकिंग आ जाती है, तो हमें छोड़ता है, फिर दूसरी बुकिंग पे चला जाता है। तो उनका इंतजार खत्म हुआ, लंबा इंतजार, और वो गाड़ी को लगातार दौड़ा सकते हैं। गाड़ी 1 घंटे भी खाली पड़ी रहती है, ईंधन नहीं जल रहा, लेकिन उस गाड़ी का एक भार तो पड़ रहा है कि भी बैंक से लोन लिया हुआ है, गाड़ी खाली क्यों है, बैंक का ब्याज तो हमेशा चल रहा है। तो आप दलाल कंपनियों को गलत कैसे कह सकते हैं? शेयर मार्केट है भारत का, आज भी भारत में चाहे भले ही मैं सीधा खरीद सकता हूँ, मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है, स्टॉक मार्केट में मैं सीधा ही अपने फोन से शेयर खरीद सकता हूँ, मेरे पास उसका ऐप भी है और मैं खरीदता भी हूँ जब मेरा मन करता है, राइट? तो क्योंकि मैं इकोनॉमी को समझता हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि कब ये बढ़ेगा कब गिरेगा, और ऐसे आइडियाज मैंने लोगों को दिए। कई बार मैंने बोला कि सेंसेक्स 55 पॉइंट चढ़ेगा, तो 55 ही चढ़ा, मतलब 54 पॉइंट चढ़ा, इतना एक्यूरेसी रहती है। तो मैंने इसको किया, जिसे मैं जानता हूँ, तो भी मेरा कनेक्शन जो है, मेरा जो ऑर्डर है वो दलाल कंपनी के रूट से जाएगा। जेरोदा का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। शेर खान का नाम सुना होगा, वो भी बहुत फेमस दलाल कंपनी है। क्या जरूरत है उसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सीधा कर सकते हैं? कई सारी चीजें होती है। अब उसने जेरोदा ने ऐप बनाया, सेबी थोड़ी बनाएगी। सेबी जो हमारे शेयर बाजार का नियामक है, वो क्या आपको ऐप बना के देगी? उसने इन्वेस्ट किया उसके अंदर, तो आप ऑर्डर्स लगाते हो तो बड़ा स्मूथली ऑर्डर लगते हैं। इसमें पैसा किसने लगाया? सारे सिस्टम को रन करना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ना उसने, नहीं तो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। तो अलग अलग दलाल कंपनी अपना ऐप बनाती है। फिर दूसरी बात क्या है कि आपसे गलती हो जाए ऑर्डर पुश करने में, डायरेक्ट अगर आप हो तो आपको पता नहीं कहाँ से ऑर्डर दे रहे हो, आपको पकड़ेगा कोई कहाँ पर। लेकिन जो दलाल कंपनी रहती है उसका ऑफिस रहता है मुंबई में, और मैं इससे जुड़ा हुआ, मेरे से कोई गलती हुई तो वो इसको पकड़ेंगे, इसको कहेंगे कि आपका कस्टमर है, क्लाइंट आईडी है, उनके ऑर्डर में मिस्टेक हुआ तो आपको करेक्शन करना है, हम आपको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। इससे सेबी के लिए शेयर मार्केट का संचालन ज़्यादा आसान हो जाता है। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों, समाज भी बिचौलियों से चलता है। समाज में कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं कि भाई इनके यहाँ पर लड़का है, इनके यहाँ पर लड़की है, वो बीच के लोग होते हैं। उनको दलाल कहना, मतलब दलाल शब्द अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोई लोग बीच में रहते हैं, तब सगाई संबंध भी होते हैं। इससे ट्रस्ट क्रिएट होता है कि नहीं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तो सही होगा। ऐसे करके अनजान लोगों से हम अपना गठबंधन करते हैं। तो समाज भी दोस्तों चलता है बीच के जो लोग होते हैं उनसे। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी लोग बिचौलिया होते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं भारत और कश्मीर के मामले में कि आप हमें बीच में आने दो, हम समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। ये अलग बात है कि भारत कहता है कि विवाद है ही नहीं, कश्मीर हमारा है, तो विवाद है ही नहीं तो आपको हम क्या बोलें इसमें, और ये हमारा आंतरिक मामला है, तो इसमें हम कोई थर्ड पार्टी का इंटरमीडिएशन स्वीकार नहीं करते। वो आपकी चॉइस है। दो दोस्तों की दोस्ती टूट जाती है तो बीच का कोई आदमी उनका मिलन कराता है, कहता है कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। तो बिचौलिया गलत होते हैं, ये धारणा नहीं रखनी। बिचौलियों की संख्या कम होनी चाहिए, उनका नियमन होना चाहिए, वो ज़्यादा कमीशन नहीं खाएं, ये आप बोल सकते हो। तो ये यहाँ पे हमने क्या लिखा? बिचौलियों की कम संख्या। और लास्ट आप लिखेंगे मंडियों की पर्याप्त संख्या। आदि लगा दीजिए। मंडियां भी होनी चाहिए, क्योंकि लेन देन कहाँ होगा? कृषि वस्तुओं का रखने का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वजन तोलने के कांटे होने चाहिए, ग्रेडिंग वगैरह करने की कोई है तो उसे मंडियों में होता है। और मंडी में प्रशासन भी रहता है, नियमन भी होता है, देख रेख में कृषि वस्तुओं का लेन देन होता है। तो मंडियां पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें आप लिख सकते हो। ये सुविधाएं होंगी तो हम एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली के गुणों को एंश्योर कर पाएंगे। समझ आ रहा होगा आपको? मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चल रहा है वो समझ आ रहा होगा। अब हम भारत को लेके आएंगे, मतलब ये तो अमेरिका हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, कोई सा भी कंट्री हो, सब में इसकी जरूरत है जो मैंने बोर्ड पर लिखा। अब भारत को सामने लाने से और हमें ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा। तो आप अगला हेडिंग लगाएंगे, भारत की कृषि विपणन प्रणाली। ये मुख्य कमजोरियां। फर्स्ट लिखेंगे भंडारण क्षमता की कमी। यहां से लिखिए, देखिए भारत में अधिकांश किसानों के पास भंडारण की क्षमता नहीं है। भंडारण की क्षमता नहीं है, पूर्ण विराम लगाइए। इसके अलावा कोमा लगाकर लिखिए, यह भी देखा गया है कि भारत में किसान कच्चे घरों में कृषि वस्तुओं को रखते हैं जो कि भंडारण का वैज्ञानिक तरीका नहीं है। इससे कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, खराब हो जाती है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। कच्चे घर होते हैं, गोबर वगैरह से लिपे हुए घर होते हैं, मिट्टी के बने घर होते हैं, उनमें हवा का जो आवागमन है और नमी का आवागमन, बारिश में नम हो जाती है दीवारें। अब उसको सेल्फोस वगैरह डाल के पैक तो कर रखा है, लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं मिल पाता है, और वो जब बाद में निकालते हैं उसको तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो खराब हो जाता है। तो एक इशू इंडिया में ये है। दूसरा आप लिखेंगे सेकंड,
ये तो भंडारण क्षमता की कमी के बारे में था। दूसरा लिखेंगे माल को रोके रखने की क्षमता में कमी, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं है, क्षमता में कमी। यहां से लिखिए। देखिए भारत में लगभग 86% किसान सीमांत और लघु प्रकार के हैं, यानी छोटे किसान हैं, सीमांत और लघु प्रकार के हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। वे धन के लिए साहूकारों पर निर्भर करते हैं। साहूकार मनी लेंडर, साहूकारों पर निर्भर करते हैं। ऐसी स्थिति में फसल कटाई के तुरंत बाद उन्हें अपना माल बेचना पड़ता है। तो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, वो तंग करके रखता है, इंतजार करता रहता है ना कि फसल आएगी तभी बोल सकते हैं किसान को। जैसे फसल तैयार होती है तो वो चक्कर काटना शुरू कर देता है, तो उसको आनंद फानंद में माल बेचना पड़ता है। और ज़्यादातर केस में तो वो साहूकार ही ले लेता है, क्योंकि वो व्यापार का काम भी करता है, तो सस्ती रेट लगाता है। किसान कहता है मैं मंडी में जाऊँगा, तो कहता चले जाओ, लेकिन आगे से मेरे पास मत आना, क्योंकि रात को 2 बजे धन उधार नहीं देता हूँ तुम्हें, तो 2 रुपये कम रेट दूंगा, मंजूर हो तो माल बेचो, तो नहीं तो जाओ मंडी में। एक तो टाइम पे पेमेंट भी नहीं मिलेगा, और धक्के खाओगे, नंबर नहीं आएगा, और भू अभिलेख मांगेंगे तुमसे जो तुम्हारे पास नहीं होंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ाई था कि एमएसपी वगैरह के आधार पर जो माल का खरीदारी होती है, उसमें आपके पास पटवारी से या रेवेन्यू ऑफिसर जो नीचे का होता है उससे आपको लिखा हुआ होना चाहिए कि आपके पास इतनी जमीन है। तो मजबूरी बस वो क्या करता है, उसी को बेचता है, सही कीमत कहाँ मिली फिर उसे, तो होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं है। तीसरा लिखें आप, थर्ड, परिवहन सुविधाओं की कमी। परिवहन सुविधाओं की कमी, यहां से लिखिए आप। भारत में कई गांव रेलवे और अच्छी सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। जो 12 मासी सड़कें होती हैं, 12 महीने चलती है, ऐसी सड़कों से कई गांव नहीं जुड़े हुए हैं, रेलवे से नहीं जुड़े हुए हैं। तो रेलवे अच्छी सड़कों से जुड़े हुए नहीं है, पूर्ण विराम लगा दें, फिर आगे लिखें। इसके अलावा भारत के ग्रामीण प्रदेशों में धीमी गति से चलने वाले वाहनों का अधिक प्रयोग होता है। इससे ईंधन लागत अधिक हो जाती है। तो कनेक्टिविटी नहीं है। आपको ब्रेक से पहले मैंने ये बोला कि ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो लोकल मार्केट में ही आप माल बेचेंगे, और लोगों के पास जुगाड़ होते हैं। आपने देखा होगा कि लकड़ी का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और कुछ टायर लगा देते हैं, 4 टायर, और एक इंजन रख देते हैं उसके ऊपर, और इस तरह का एक जुगाड़ बनाते हैं। लेकिन उसकी जो ट्रॉली साइज होती है वो बहुत छोटी होती है और एक ही स्पीड से ज़्यादा चलता है। गियर बॉक्स लगाते हैं, लेकिन उतनी वेरिएशन नहीं रहती उसमें, और वो डीजल को ज़्यादा खपाता है। अब डीजल को खपा ज़्यादा रहा, माल कम पड़ा हुआ है पीछे, उनको बहुत कॉस्टली पड़ता है। और व्यापारी क्या करते हैं, गाँव में कई किसानों से माल को तुलवा लेते हैं। जैसे एक किसान से 10 बोरी तुलवाया, किसी किसान से 5 बोरी तुलवाया, ऐसे माल के ढेर लगा देते हैं बोरियों में, जगह जगह तोल के उसको इकट्ठा कर देते हैं। जब उनको लग जाता है कि एक ट्रक में 100 बोरी माल आता है, मान लीजिए, मैं तो इस तरह से मेरे को बहुत परफेक्ट आइडिया नहीं है, हालांकि मैंने देखा हुआ है ये सब, तो हम मान लेते हैं कि एक ट्रक में 100 बोरी आता है, तो 100 बोरी जब उसका इकट्ठा हो जाएगा तब वो ट्रक लाएगा, मंगवाएगा ट्रक। और बोरियों की जो सजावट है वो भी इस तरह की होगी कि एक साइड से ट्रक इधर से आ रहा तो सारा माल आगे से आगे, ये ट्रक यूं नहीं घूमेगा, मतलब ऐसे ही जाएगा, सारा माल डालते जाएंगे, ट्रक आगे बढ़ता जाएगा, पूरा भर जाएगा, मंडी ले जाएंगे, तो उनको सस्ता पड़ेगा ये, और किसान को ये महंगा पड़ेगा। तो फिर मार्केट से कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट की वजह से टूट गई उसकी, तो उसने माल बेच दिया व्यापारी को जो गाँव का है। और कुछ व्यापारी इस शहर से आते हैं गाँव में, वो छोटे व्यापारियों से संपर्क रखते हैं और आके फिर वो माल का सौदा करते हैं। तो बीच में एक दलाल भी एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया, छोटा व्यापारी गाँव का था, एक बड़ा आया, फिर वो बड़ा मंडी में गया तो वहाँ वो व्यापारी मिला, ऐसे एक चैन लंबी बन जाती है। तो ये भी एक समस्या है कि ट्रांसपोर्ट सही नहीं है। अगला लिखेंगे आप, परिवहन सुविधाओं की कमी, तो सूचनाओं की कमी भी है, तो आप चौथा लिखेंगे, बाजार संबंधी सूचनाओं का अभाव। लिखिए यहां से, भारत में किसानों को शिक्षा की कमी और अन्य कारणों से, अन्य कारण का मतलब इसमें सरकार भी जिम्मेदार हो सकती है, शिक्षा की कमी और अन्य कारणों से बाजार संबंधी सूचनाएं ठीक से नहीं मिल पाती है। इसके अलावा किसान उपलब्ध सूचनाओं का ठीक से प्रसंस्करण नहीं कर पाते हैं। प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, मतलब कोई सूचना मिली तो इसका मतलब क्या निकलता है, वो ये मतलब नहीं निकाल पाते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप मान लो वायदा कारोबार होता है, आगे का मार्केट होता है,
उसके बारे में अखबार में कुछ आया तो वो समझता नहीं है कि वायदा कारोबार क्या होता है। तो कई बातें हैं जो वो नहीं समझता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोर नहीं कर पाता बाजार को। अगला लिखेंगे नेक्स्ट, मतलब ये बाजार संबंधी सूचनाओं का भाव। इसके बाद 5वां लिखेंगे आप, बिचौलियों की अधिक संख्या। बोल रहा हूं मैं, आप लिखिए बिचौलियों की अधिक संख्या। भारत में बिचौलियां ज्यादा हैं, तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भारत में कृषि वस्तुओं के विपणन में औसत रूप से 5 से 6 बिचौलिया देखने को मिलते हैं। राइट, तो बिचौलियों की संख्या ज्यादा है, 5 से 6 बिचौलिया ज्यादा ही होते हैं। 1 2 ज्यादा 3 तक ठीक है, लेकिन 5 6 बिचौलिया बहुत अधिक हो जाते हैं। सब अपना अपना कमीशन खाते हैं, थोड़ी थोड़ी कीमत भी बढ़ा देते हैं, नीचे आते आते कंज्यूमर तक वस्तु ज्यादा महंगी हो जाती है। 6 लिखिए, मंडियों की कम संख्या। लिखिए, यहां से लिखिए, भारत में 454 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी है। 454 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी है, जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग के अनुसार प्रत्येक गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम एक मंडी होनी चाहिए। तो 454 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी है। पंजाब में सबसे ज्यादा मंडियां हैं, वहां पर 115 स्क्वायर किलोमीटर पर एक मंडी है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये किसान आंदोलन वगैरह में पंजाब के लोग व्यापारी ज्यादा थे और खूब सारी मंडियां हैं और किसानों से काफी उनका जुड़ाव है, तो उधर से पार्टिसिपेशन ज्यादा दिखा हम लोगों को। और मेघालय मिजोरम वगैरह चले जाते हैं तो 12-12 हजार स्क्वायर किलोमीटर पर एक मंडी। तो मंडियां प्रॉपर नहीं है इंडिया में। पैराग्राफ चेंज करिए और फिर लिखिए, उपर्युक्त के अलावा कोमा लगाते हुए लिखिए, निम्न समस्याएं भी महत्वपूर्ण है। तो कुछ दूसरे इश्यूज भी हैं, तो डैश लगाकर पहला लिखिए। मंडियों में ग्रेडिंग सुविधाओं की कमी, कि इसके कारण किसानों को विभेदात्मक कीमत नहीं मिल पाती है। उन्हें दड़ा विक्रय करना पड़ता है। तो दड़ा विक्रय क्या होता है, ग्रेडिंग क्या होता है, पहले तो ग्रेडिंग को समझें। मतलब माल को क्वालिटी के हिसाब से उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट के ग्रेड कर देना उसे। जैसे अगर आप एप्पल के बारे में सोचें तो अलग अलग तरह के एप्पल हो सकते हैं किसी बगीचे में। मीडियम साइज एप्पल भी हो सकते हैं, स्मॉलर साइज भी हो सकते हैं, बड़ी साइज के भी हो सकते हैं। फिर उसमें भी अलग अलग वेराइटीज हो सकती है, किस्मों में अंतर हो सकता है। अब आप उसमें मंडी में जाते हो तो वो अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, एप्पल्स को अलग अलग नहीं कर पा रहे। ऐसे ही आलू लेके गए मंडी में, तो छोटे आलू भी हैं, बड़े आलू भी हैं, बीच के आलू भी हैं। इनको अगर छटनी हो जाए इनकी कोई मशीन से, फिर इनको पैक करके ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे कर सकते हो। अगर ऐसा सुविधा नहीं है तो आपको ढेर लगा के माल को बेचना पड़ेगा और ऐसे ओपन में नीलामी होगी, ढेर की नीलामी होगी। ग्रेडिंग आप वैसे भी किसी फल वाले को ऑब्जर्व करें तो आपने देखा होगा, जो फल बेचते हैं वो एक कपड़ा रखते हैं और फलों को चमकाते रहते हैं। कुछ फल ऊपर रख देते हैं, कुछ नीचे रख देते हैं। आप जब पूछने जाते हो कि मेरे को एप्पल लेनी है तो बताते हैं कि ये वाली लोगे कि ये या ये। तो आप पूछोगे भाई ये क्या रेट, ये क्या रेट, ये क्या रेट। अगर ये वाली लोगे तो आपको 200 रुपये किलो लगेगा, बीच वाली 150 लगेगा, नीचे वाली 100 रुपये लगेगा। तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई इस डिफरेंस क्या है, आखिरकार ये एप्पल ही है तो एप्पल ना, तो फिर आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हैं। उसको जवाब देना होगा तो देगा, नहीं तो आपको बोलेगा कि आप एप्पल नहीं खा सकते, एप्पल लेने के लिए निकल गए, आपकी बस की बात नहीं, आप जाओ। कुछ दुकानदार गुस्सा हो जाते हैं, वो कह रहे हैं आपको फर्क नहीं पता, कभी जिंदगी में एप्पल नहीं खाई, जो आप इस तरह से हमसे बात कर रहे हो। दिल्ली के व्यापारी ज्यादातर इसी तरह के हैं। मैं भी यहाँ कहीं समझा कि यहाँ तो आप कुछ कह नहीं सकते कि तुम्हारा माल खराब है, या यूँ भी कह दो कि भाई अच्छी तो है ना ये एप्पल, तो कहेगा हम खराब बेच रहे हैं क्या यहाँ पर। तो मैं भी धीरे धीरे समझा कि दिल्ली में कैसे व्यापारी बातचीत करते हैं और ये किस तरह के होते हैं। जबकि मैंने तो कॉमर्स में पढ़ा कि व्यापारी तो बहुत मधुर व्यवहार करते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं। अभी दड़ा विक्रय कैसे होगा, अगर ग्रेडिंग नहीं करा पा रहे हो तो ये इस तरह से होगा, आपको ढेर लगाना पड़ेगा माल का। मतलब ऐसे माल का ढेर लगा दिया आपने। अब इसमें बड़ा आलू, बीच का आलू, छोटा आलू, गीले सूखे सभी एक भाव बिक रहे हैं, इसमें डिफरेंस नहीं होगा। आपको विश्वास है अपने माल पर,
और मंडी में ग्रेडिंग है तो आप करवा लो। और कई बार आप करवाना चाहते हो लेकिन मंडी में वो है ही नहीं, तो वहाँ ढेर लगा के बेचना पड़ेगा आपको। तो ये सारा अच्छा घटिया सब माल एक ही भाव जाएगा। अगर अलग अलग भाव जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कुछ नहीं छोड़ सकते आप, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन में जाओ आप, इकोनॉमिक्स को जिस दिन जीना शुरू कर दोगे आप कि मैं उसको फील कर रहा हूँ, नदी को समझने के लिए किनारों पे नहीं बैठा जाता है, अंदर जाना पड़ता है। आप लोग क्या करते हो, किनारे बैठ कर देख रहे हो इसे, इसलिए गैप है। इसको हम कहते हैं कि तादाद में संबंध स्थापित करना, नॉन डुअलिस्टिक। आपको नॉन डुअलिस्टिक होना चाहिए ना कि मैं और मेरा ज्ञान अलग अलग है, मैं यहाँ हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ। तो फिर आप देखते रहिए, एक होता है कि उसमें उतर जाइए, जिस समय जो पढ़ रहे हो उस किरदार में आ जाओ। आप तो किसान पढ़ रहे हो तो किसान का किरदार करो, किसान बन जाओ, तो फिर आपको सब समझ आएगा। और एक हमारी नासमझी का कारण क्या है, मेरे को बच्चे पूछते हैं कि सर हम लिखे कैसे, हमें विचार नहीं आते, हाथ तंग हो जाता है। कारण क्या है इसका, दिन भर सुबह से लेकर रात तक सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में। हम हमारे ड्राइवर के बारे में नहीं सोचेंगे, हम हमारे साथियों के बारे में नहीं सोचेंगे, हम हमारे समाज के बारे में नहीं सोचेंगे। एक घटना से मैं बहुत भावुक हो गया और मैंने उसका फोटो लिया। संडे के अखबार में, जो हिंदी का अखबार है एक, वो अखबार में मैंने एक महिला का सेक्रीफाइस पढ़ा। वो महिला मतलब अपने मामा जो उसके थे, मेरा भाई जिसको हम कहते हैं, उसके बेटे को लेकर रेलवे ट्रैक से जा रही थी। मतलब उसके साथ 2-3 महिलाएं और थी और वो रेलवे ट्रैक के सारे चल रही थी। तो एक बच्चा जो उसके हाथ मतलब साथ में चल रहा था, मेरे भाई का बच्चा, उसका पैर फंस गया ट्रैक में। तो वो महिला निकालने लगी, नहीं निकल पाया, तो एक ट्रेन आ गई उसी दौरान और वो महिला उस बच्चे के ऊपर लेट गई। मतलब जब निकलते हुए नहीं लग रहा था तो उस बच्चे के ऊपर वो महिला लेट गई और वो ट्रेन गुजर गई उसके ऊपर से। उसकी बॉडी चिथड़े चिथड़े हो गई और चमत्कारिक रूप से वो बच्चे को खरोंच भी नहीं आई। उसको देखकर मुझे लगा कि फिर मैंने उनका फोटो लिया अखबार से, अपने फ़ोन में रखा मैं, कि इस तरह की चीज़ें मतलब अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करती हैं कि अपना बच्चा भी माँ छोड़ सकती है ऐसे केस में, लेकिन एक मेरा भाई और उसका भी बेटा और ये कोई और उस बेटे पर लेट के अपनी जान को खो देना। और वो ज़्यादा पढ़ी लिखी शायद नहीं थी और इस तरह का कुछ अखबार में आया था। तो कितनी सेंसिटिविटी होगी उस महिला में दूसरों के प्रति। तो जब हम सबके प्रति सोचते हैं तो हमारे विचारों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ज़्यादा विचार आएंगे और जितने ज़्यादा विचार आएंगे उतना आपका हाथ खुलेगा लेखन में। तो ये कहावत क्या गलत है कि दूसरों का भला हो, ये कहावत गलत नहीं है। जब आप दूसरों के भले के लिए सोचते हो तो अपना भला खुद होता है, जब दूसरों के लिए सोचते हो तो विचारों की संख्या बढ़ती है, संवेदनशीलता आती है, केस स्टडी आते हैं आपके एथिक्स में, वहां करने में आपकी सेंसिटिविटी को देखा जाता है। छोटी छोटी बातें नहीं समझ आती, लेखन नहीं खुलता, बौद्धिक गुलामी हम लोग कर रहे हैं, रात और दिन हम यूट्यूब, ये मटीरियल वो मटीरियल, उसी के अंदर दबे हुए हैं, तो खुद को समझने का मौका मिलता ही नहीं है। तो विभेदात्मक कीमत इसकी अलग अलग मिलने को विभेदात्मक कीमत कहते हैं, उन्हें मिल पा रही है, ग्रेडिंग नहीं है, राइट। तो ये भी एक कमी है इंडिया में। दूसरा लिखिए, मंडियों में व्यापारियों द्वारा किसानों का अलग अलग प्रकार से शोषण किया जाता है। के लिए एक डायग्राम हम बना सकते हैं, ठीक इसके नीचे ही अलग अलग नाम से शोषण करते हैं हम लोग। जैसे व्यापारी कमीशन लेते हैं, उसको आढ़त कहते हैं। आढ़त कुछ नहीं, कमीशन होता है। लेकिन आपने सुना होगा कि मंडी के व्यापारियों को आढ़तिया बोलते हैं, आढ़तिया, आढ़त शब्द से आढ़तिया वर्ड बना है, तो दलाली है ये, राइट। फिर क्या करते हैं कि वो पल्लेदारी वसूलते हैं। ये सब स्टैंडर्ड वर्ड है, मैं लोकल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड वर्ड पल्लेदारी, पल्लेदारी का मतलब होता है माल को उतारते हैं मंडी में, उसके चार्ज लेता है, और मंडी में हमाल रहते हैं, मजदूर रहते हैं वहां पर, वो बोरियां उठाने फेंकने में माहिर होते हैं। सर वो व्यापारी उनके संपर्क में रहते हैं, जैसे कूली होते हैं रेलवे स्टेशन, कूलियों की चलती है वहां पर, ऐसे ही मंडी में हमालों की चलती है, तो उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। उसके लिए व्यापारी अपना जब बनाता है, हिसाब बनाता है, तो उसमें ये चार्ज लगाता है, माल को उतारने के चार्ज लगाता है, फिर माल को तोलने के अलग लगाता है, जिसको तुलाई कहते हैं। अब बताइए कि ये किस चीज का ले रहा है, ये वो कहेगा कि ये तो मैं माल को बिकवाने का ले रहा हूँ, लेकिन ये तोलने के अलग लगेंगे, पल्लेदारी का अलग लगेगा। एक और होता है जिसको गर्दा कहते हैं। गर्दा का मतलब ये डस्ट वगैरह से होता है, धूल मिट्टी, जो कृषि वस्तुओं को बोरी में पैक करते हैं, तो उसमें धूल मिट्टी कंकड़ कचरा ये चले जाते हैं। हालांकि किसान साफ तो करते हैं उसे, लेकिन वो थोड़ा बहुत रहता है। अब मंडी में वो गए तो वो एक चाकू होता है, मतलब एक आधा पाइप जैसा, और उसका मुंह नुकीला होता है, पीछे लकड़ी का डंडा होता है, उसको बोरी में घोंपते हैं, एक सैंपल निकल आता है। फिर उसको देख के व्यापारी कहता है कि ये तो आप कचरा उठा लाए, मंडी में चले आए, ये तो इसमें तो कम से कम एक बोरी में 10 किलो कचरा है, तो हम इसको 90 kg ही मानेंगे। 100 किलो वजन है तो भी 90 मानेंगे, 10 किलो का डस्ट है। अब डस्ट एग्जैक्ट कितना, उसको क्या हिसाब लगेगा वहां पर, वो तो एक बहस का विषय हो गया। और वहाँ मंडी माल लेके जा चुका, सारे व्यापारी एक ही जैसे हैं, वो सब में 60 गांठ और यूनियन बना हुआ है, तो कोई न्याय वहाँ मिलना नहीं है। वो जो बोल रहा है वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो माल वापस ले आओ।
तो जब मंडी में घुसे तो मंडी टैक्स लग गया, माल को वापस ले जाके, और ट्रांसपोर्ट इतना लग गया, आपका दिन पूरा खराब हो गया। तो ये सारे चार्ज वो लगा देते हैं। मुझे इनमें और हरिद्वार के जो पंडित हैं उनमें मूलतः कोई अंतर नहीं, मूलतः ऊपर से अंतर है कि वो क्रियाक्रम करते हैं और ये माल को बिकवाते हैं, लेकिन वो भी अलग अलग नामों से वसूलते हैं कि कुल देवता के नाम का ये रख दो, और गाय के नाम का ये रख दो, और कितने ब्राह्मणों को भोजन कराओगे वो बता दो, और सबका जुगाड़ बता देते हैं। बोले मैं गाय तो लाया ही नहीं, तो गाय नहीं लाए हो तो गाय के नाम से 5,000 रुपये दे दो, जितना दोगे उतना ही आपको बढ़िया होगा। तो ऐसे करके करके उसकी जेब खाली करा लेते हैं। और कंपटीशन हरिद्वार के पंडितों में है ही नहीं। जैसे मंडियों में कंपटीशन नहीं है, मैं आगे बताऊंगा इसी चैप्टर में कि लाइसेंस वाले व्यापारी मंडियों में काम करते हैं और नए व्यापारी को घुसने नहीं देते। अब हरिद्वार में आप चले जाते हो तो आपका पंडित फिक्स है वहाँ पर, वो पूछेंगे कहाँ से आए हो, मध्य प्रदेश से आए हो, कौन सा जिला है, कि फलाना जिला है, कि अरे आप तो वो वाले पंडित के उसमें आते हो, तो वो खुद ही फोन कर देते हैं कि आपका यजमान आया है, इनको संभालो आप। खातिरदारी वहाँ के पंडित अच्छी करते हैं, तुरंत आपको ले जाएंगे, कहेंगे कि फ्रेश हुए कि नहीं हुए, तो आप चलो हमारे वहाँ पर फ्रेश हो लो, आराम से थके हुए हो तो विश्राम कर लो, और उसके बाद फिर नंबर आता है आपको काटने का। तो ये और है प्रॉब्लम। तीसरा लिखिए, थर्ड, देखिए मंडी प्रशासन द्वारा कई शुल्कों और करों की वसूली की जाती है। इसके लिए भी एक डायग्राम बना सकते हो। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो मंडी का फीस होती है उसको विपणन शुल्क कहते हैं, मार्केट फीस होती है। ये सबसे मुख्य होता है एक मंडी के लिए। विपणन शुल्क, ग्रामीण विकास शुल्क, कुछ मंडियां ये भी लेती है निराश्रित शुल्क, एक होता है क्रय कर, परचेज टैक्स, वैट आदि। तो ये मंडी की फीस होती है। ग्रामीण विकास शुल्क अलग से ले लेते हैं, बेसहारा लोगों की सहायता करेंगे उसके लिए शुल्क दो, वो ले लेते हैं। परचेज टैक्स होता है, वैट होता है, सारे जुड़ जाते हैं, सब जुड़ के नीचे चले जाते हैं, नीचे की तरफ। तो कृषि वस्तुएं महंगी हो जाती है खूब। पैराग्राफ चेंज करिए और यहां से लिखिए उपर्युक्त के अलावा, उपर्युक्त के अलावा कोमा लगा कर लिखें, यदि यदि किसी कृषि वस्तु का किसी मंडी में बार बार लेन देन होता है, बार बार लेन देन होता है, तो हर बार विपणन शुल्क लगाया जाता है, हर बार विपणन शुल्क लगाया जाता है। पूर्ण विराम लगाएं, फिर आगे लिखें। इसी प्रकार किसी कृषि वस्तु को किसी मंडी से अन्य मंडी में ले जाया जाता है, अन्य मंडी में ले जाया जाता है, तो पुनः विपणन शुल्क लगाया जाता है, तो पुनः विपणन शुल्क लगाया जाता है। पैराग्राफ चेंज करिए। उपर्युक्त दोनों स्थितियों को, जैसे एक ही मंडी में बार बार लेन देन होगा वो वाली स्थिति, और एक मंडी से दूसरी मंडी में माल जा रहा है तो वो वाली स्थिति। तो हम क्या लिख रहे हैं, उपर्युक्त दोनों स्थितियों को अंग्रेजी में लिखिए एक चीज, मल्टीपल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस की स्थिति कहते हैं, की स्थितियां कहते हैं। पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, यूपीएससी है, कोई मजाक नहीं है, यूपीएससी है। मल्टीपल पॉइंट लेवी का मतलब क्या होता है, आरोपण, बहुबिंदु आरोपण। किस चीज का, मार्केट फीस का। थोड़ा सा और लिखो आगे, फिर मैं और समझाता हूं। ठीक है, इससे कृषि वस्तुओं का बाजार विखंडित हो जाता है, विखंडित हो जाता है। पूर्ण विराम लगाइए और मुद्दा समझिए। एक मंडी के अंदर एक बार माल चला गया, ये एक मंडी है और इसमें माल एंट्री ले चुका है एक बार, तो आप यहां लगाओ ना विपणन शुल्क। कौन मना कर रहा है, यहां लगा दो, एंट्री के टाइम लगा दो। इसमें घुस गया, आप चार्ज दे दो। अब इसमें कई बार लेन देन हो रहा हो, मतलब कि इस माल को ए ने खरीदा और ए के बाद ये बी के पास गया, बी के पास बाद ये सी के पास गया, तो बार बार लगा रहे हो। एक लोट कृषि वस्तु का गया तो एक बार लो, बार बार नहीं। अगर बार बार आप ले रहे हो तो ये बहुबिंदु आरोपण कहलाएगा मार्केट फीस का। एक तो ये है। अब मैं दूसरी स्थिति समझा रहा हूं। ये एक स्टेट है, एक राज्य है, एक राज्य की ये दो मंडियां हैं जिनको मैं ले रहा हूं। एक राज्य की ये दो मंडियां नजदीक नजदीक हैं, बल्कि और नजदीक ले आते हैं इनको, बिल्कुल सटा देता हूं।
एक ही दम पास में एक ही दीवार है बीच में, और ये मंडी ए नाम की है, ये मंडी बी नाम की है। अब एक माल घुसा इस मंडी के अंदर, ऐसे गया तो यहाँ विपणन शुल्क लग गया इस माल के ऊपर, स्टेट वही है इस बॉक्स के अंदर। अब ये माल इधर जाना चाहता है इस साइड में, भाई यहाँ कीमत मान लो ज्यादा है तो ये माल इधर जाना चाह रहा है, तो यहाँ तो लगा ही लगा शुल्क। अभी माल इधर जाएगा तो भी शुल्क लगेगा, यहाँ भी शुल्क मार्केट वाला, और इस जगह भी शुल्क लगेगा, यहाँ पर भी, यहाँ भी शुल्क लग रहा है। अब एक व्यापारी इधर जाने से सोचेगा जाने में, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, मैंने पास में ले लिया इसको, तो भी ये नहीं जाना चाहेगा क्योंकि इसको पता है कि यहाँ शुल्क लगेगा। तो ये दो मंडियों का एकीकरण नहीं होगा, विखंडन हो गया। बात नजदीक होते हुए भी इनके माल का आपस में कोई कारोबार नहीं हो रहा। हम बात करते हैं भूमंडलीकरण की कि पूरी दुनिया में मतलब चीन और भारत के बीच में व्यापार हो, हम एक राज्य की दो मंडियों में भी व्यापार नहीं कर पा रहे। ये बैरियर बन गया, शुल्क क्या बन गया, बैरियर बन गया। अगर इन मंडियों में एकीकरण करना है, इस बैरियर को हटाना पड़ेगा, हटाती ये मंडियां खुल जाएगी और इधर से माल इधर जाएगा, तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों मंडियों की कीमतें बराबर नहीं हो जाती। यानी यहाँ ज्यादा है तो जब माल इधर सप्लाई होगा तो यहाँ कीमत नीचे आएगी, और इधर से माल जा रहा है तो मांग बढ़ रही तो इधर की कीमत थोड़ी बढ़ेगी, उधर की थोड़ी नीचे जाएगी, बराबर हो जाएगा। ऐसे बाजारों का क्या होता है, एकीकरण, जो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अगर आप यहाँ तक पढ़ सकते हो, इस लेवल को लाकर चल सकते हो, तो यूपीएससी में आपकी विजय निश्चित है। मतलब सवाल ऐसे ही आने, और दो समानांतर रेखाएं आपस में नहीं मिलती, आप छोटा खींचोगे तो भी नहीं मिलेगी, बड़ा खींचोगे तो भी नहीं मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने यहाँ समझ लिया वो भूमंडलीकरण में भी समझ जाओगे, क्योंकि वहां भी यही लड़ाई है जो यहाँ दिख रही है आपको। चीन से माल भारत में आता है तो हम क्या करते हैं, टैक्स लगा देते हैं। इसको चीन मान लो, इसको भारत मान लो, मुद्दा तो कृषि में वही है। हम पूरी दुनिया को एक मार्केट बनाना चाहते हैं, और यहाँ भी हम एक मार्केट की बात करते हैं। कृषि वस्तुओं का एक बाजार होना चाहिए। कहाँ से होगा बाजार, जब आप ऐसे टैक्स लगाओगे। तो आज हम लोग वैसे खत्म भी हो गया ये, जो मतलब हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सारी मैंने करवा दी। और पैराग्राफ चेंज करके वाइंड अप कर सकते हो आप। एक लाइन लिखो इस प्रकार, इस प्रकार भारत में कृषि विपणन प्रणाली, भारत में की जगह की कर दे, इस प्रकार भारत की कृषि विपणन प्रणाली में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। राइट, तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात करता हूं। इनको आप पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। कोई समस्या है तो संदेश भेजो आप व्हाट्सएप वगैरह से, तो मैं उनका समाधान करूं, और आपके अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूं। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।